हेलो फ्रेंड्स, लेट अस कंटिन्यू आवर हिस्ट्री ऑप्शनल क्लासेस. सो आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं टॉपिक दैट इज एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया. सो we will try to understand the rise of the European trading companies. All right. So आप लोगों को याद होगा that how we divided the syllabus. That first we will cover in 4 part. We divided the syllabus of modern history for history optional. First we will discuss the 18th century India, right? और 18th century India को भी हमने दो हिस्से में बांटा था. The first half of the 18th century India and then the second half of the 18th century India. Then the second part of the syllabus was colonialism. The British colonialism or expansion of British colonialism, or how Britishers established themselves as political power in India. Then the third part जो हम पढ़ेंगे दैट इज नेशनलिज्म एंड फ्रीडम स्ट्रगल. नेशनलिज्म एंड फ्रीडम स्ट्रगल. एंड फाइनली द फोर्थ पार्ट विल बी द पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया. तो कुछ इस तरह हमने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के सिलेबस को बांटा हुआ है. और अगर हम सेंचुरी वाइज देखें, सो फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th century, first we have already covered. Now we are going to enter into the second half of the 18th century, right? Then for colonialism we'll continue the second half of the 18th century and the first half of the 20th century, right? So 18th century India, then 19th century India, 20th century India, then finally the 21st century India. We need to cover all these. All right. So 18th century India को भी दो हिस्से में बांटा है हमने, that is first half and second half. 19th century को भी दो हिस्से में बांट सकते हैं, 20th century को भी, and 21st century के first half में हम अभी हैं, that is the contemporary times. All right. So I hope ये आपको पूरा डिवीजन जो हमने सिलेबस का किया है ये अच्छे से आप समझ पाए हैं, right? And in the previous sessions we have discussed the syllabus and then the historiography and then the first half of the 18th century. Today we are going to enter into the second half of the 18th century. And in this gradually we will try to understand what, धीरे धीरे हम क्या समझने की कोशिश करेंगे कि भैया ब्रिटिशर्स ने अपने आप को कैसे एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पावर के रूप में एस्टेब्लिश किया, राइट? नाउ बिफोर स्टार्टिंग जो मैं आपको क्लास में करवा रहा हूं वो तो है ही, वो तो आपको पढ़ना है ही ऑब्वियसली. उसके साथ जो मैं आपको ड्राइव पर ही आपको साथ में स्टडी मटेरियल भी हर क्लास के साथ प्रोवाइड कर रहा हूं, यू नीड टू गो थ्रू दैट ऑल्सो. उसके अलावा आपको बुक रीडिंग भी करनी है. सो फॉर द 18th century मैंने आपको सिंपली सजेस्ट करा था दैट यू गो थ्रू द एनसीईआरटीज फर्स्ट, राइट? आप एनसीईआरटी पढ़ें, बोथ न्यू एंड ओल्ड. नई एनसीईआरटी और पुरानी एनसीईआरटी आप दोनों कवर करने की कोशिश करें. पुरानी एनसीईआरटी जो बिपिन चंद्र साहब की किताब है मॉडर्न इंडिया नाम से, एंड न्यू एनसीईआरटी में आप 9th 10th की जो एनसीईआरटी है वो उठा सकते हैं, 11th 12th की एनसीईआरटीज में से भी. जहां जहां पर भी आपको 18th century इंडिया से रिलेटेड टॉपिक्स मिल जाते हैं उसे आप जरूर पढ़ें. ऑलराइट. अपार्ट फ्रॉम दैट मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए काफी प्रिस्क्राइब्ड बुक है, दैट इज द स्पेक्ट्रम, राइट? सो स्पेक्ट्रम भी आप जो है वो पढ़ सकते हैं साथ में, ताकि आपको फैक्चुअल नॉलेज में जो है वो कोई कमी नहीं रहे. सो इफ यू कवर द एनसीईआरटीज इन स्पेक्ट्रम यू विल गेट अ लॉट ऑफ फैक्ट्स जो कि आपको प्रीलिम्स में एज वेल एज जीएस में भी हेल्प करते हैं. ऑप्शनल के लिए मेरा काम ये है कि आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करूं और आंसर राइटिंग में ज़्यादा से ज़्यादा आपकी हेल्प करूं. बट मेक श्योर दैट यू गो थ्रू द बुक रीडिंग, राइट? स्पेशली फर्स्ट आप इन बुक्स को पढ़ें. उसके अलावा मैं आपको धीरे धीरे जैसे जैसे चैप्टर बाय चैप्टर हम आगे बढ़ते जाएंगे मैं आपको बुक रीडिंग सजेस्ट करता चलूंगा. ऑलराइट. So for 18th century India, these are the books that you need to go through apart from my sessions and the material that I have provided and I will provide in future, and also questions जो मैं provide करूंगा क्लास में भी, और apart from that जो भी मैं questions आपको लिखने के लिए देता हूँ, make sure कि आप उनके आंसर्स लिखकर मुझे जरूर भेजें. ऑलराइट.
नाउ रिटर्निंग बैक टू द टॉपिक, सो सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। सो अगर आप एनसीईआरटी पढ़ें या बहुत सारे बच्चे जब स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, राइट, सो उन बुक्स में, या हमने जब हिस्टोग्राफी वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा तो मैंने आपको बताया था न्यू कैम्ब्रिज स्कूल है, या जो कैम्ब्रिज ओल्ड कैम्ब्रिज स्कूल है, या जो बेसिकली इंपीरियलिस्टिक हिस्टोग्राफी है, वो क्या बोलता है कि भैया 1757 के बाद इंडिया में मॉडर्न टाइम्स जो है वो शुरू होते हैं, यानी कि द लेटर हाफ, द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी में मॉडर्न टाइम्स जो है वो इंडिया में शुरू होता है, राइट। वहां से मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़नी आपको शुरू करनी चाहिए। जो कैम्ब्रिज स्कूल है, जो इंपीरियलिस्टिक स्कूल है, वो कहता है कि भैया मॉडर्न टाइम्स हमने शुरू किए, राइट, बिकॉज वी वर एबल टू, ब्रिटिशर्स वर एबल टू प्रोवाइड अ स्टेबल पॉलिटिकल पावर इन इंडिया, ब्रिटिशर्स वर एबल टू यूनिफाई होल ऑफ द इंडिया। जबकि ऐसा पूरी तरह, ऐसा कहना जो है वो पूरी तरह सही नहीं है। कैसे रिफ्यूट करेंगे हम इस पॉइंट को? हम थोड़ा सा हिस्टोरिकली जाएंगे। हम कहेंगे कि भैया पास्ट में भी सेंट्रल पावर जो है वो, सेंट्रल पावर्स इंडिया में डेवलप होती रही हैं, फिर वो डिसेंट्रलाइज हुई हैं, एंड ग्रेजुअली जो सेंट्रल पावर, जो भी केंद्रीय शक्ति है, उसका विघटन हुआ, उसका डिसेंट्रलाइजेशन हुआ। उन्हीं डिसेंट्रलाइज्ड पावर्स में से कोई भी एक पावर नहीं उभर कर आएगी, एंड देन इट विल अगेन क्रिएट अ सेंट्रल अथॉरिटी। सेंट्रल पावर कहने का मतलब कि एक बड़ी शक्ति जो है वो इंडिया में रूल करे, जिसका स्ट्रॉन्ग जो है वो सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन हो, राइट। सो थ्रू आउट एंशिएंट हिस्ट्री से हम देखते आ रहे हैं, सो हम अशोकाज की बात करें, एंड देन गुप्ताज की बात करें, कोशिश जो है वो हर्षवर्धना ने भी करी, एंड देन ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल के दौरान भी वही सेम कोशिश रही। देन उसके बाद सेंट्रल अथॉरिटी एस्टेब्लिश करने की कोशिश जो है वो, अगर मैं सिर्फ यहाँ पर नॉर्थ इंडिया की बात कर रहा हूँ, सदर्न इंडिया में देखें तो सदर्न इंडिया में चोलाज ने जो है वो सेंट्रल अथॉरिटी एस्टेब्लिश करने की कोशिश करी, राइट, एंड देन ग्रेजुअली विजयनगर ने एक सेंट्रल अथॉरिटी एस्टेब्लिश करने की कोशिश करी। नॉर्थ इंडिया में अगर हम ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल के बाद देखें तो दिल्ली सल्तनत ट्राई टू एस्टेब्लिश अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड देन फॉलोड बाय मुगल्स, राइट। सदर्न इंडिया में देखें तो मराठास ट्राई टू एस्टेब्लिश अ सेंट्रल अथॉरिटी। सो ऐसा नहीं है कि जो ब्रिटिशर्स का क्लेम है ना कि भैया वी वर ओनली एबल टू establish after the decline of Mughals in the first half of the 18th century, it was only Britishers that were able to, और only Britishers ही कर पाते सेंट्रलाइजेशन और एक पॉलिटिकल अथॉरिटी इंडिया में एस्टेब्लिश कर पाते स्ट्रॉन्ग। ऐसा नहीं है। टेंडेंसी हमेशा से ही रही है भारत में कि जो डिसेंट्रलाइज, जो छोटी स्टेट्स डेवलप हुई, उन्हीं में से ही कोई एक स्टेट जो है वो सामने निकल कर आएगी और अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी के रूप में एस्टेब्लिश करेगी, राइट। इसके लिए पैरेलल में ब्रिटिशर्स का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि भैया, या कैम्ब्रिज स्कूल, न्यू कैम्ब्रिज स्कूल का कहना ये है कि नहीं, ब्रिटिशर्स ने मॉडर्नाइजेशन प्रोवाइड किया, नई टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड करी, या यूरोपियंस ने नई टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड करी, तभी जाकर जो है वो एक मॉडर्न स्टेट इंडिया में एस्टेब्लिश हुआ ग्रेजुअली, राइट। तो क्या सेम जापान में नहीं हुआ, सेम चाइना में नहीं हुआ, जिन पर पूरी तरह यूरोपियन पावर्स जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाई? अगर इंडिया में पूरी तरह यूरोपियन पावर नहीं कंट्रोल कर पाती तो क्या हम ट्रेड के माध्यम से, ट्रैवल के माध्यम से, और जो डेवलप हो रही थी टेक्नोलॉजीज उनके माध्यम से, क्या हम मॉडर्न टेक्निक्स, टीचिंग्स या मॉडर्न वे ऑफ लाइफ नहीं सीख पाते? सो ऐसा कहना भी जो ब्रिटिशर्स का है, इट इज नॉट एंटायरली राइट, ठीक है। सो मुगल्स के विघटन के बाद जो रीजनल स्टेट्स डेवलप हुई, जो हमने प्रीवियस सेशंस में पढ़ा, अगर ब्रिटिशर्स हस्तक्षेप नहीं करते तो हो सकता है कि उन्हीं में से ही कोई एक स्टेट जो है वो फिर निकल कर आती एंड ट्राई टू एस्टेब्लिश इटसेल्फ एज अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी, राइट। सो पॉइंट मेरा ये है कि दैट व्हेन वी स्टडी बुक्स लाइक स्पेक्ट्रम और सच बुक्स, जो भी इस तरह की बुक्स हैं, दे आर हेविली इन्फ्लुएंस्ड बाय, या अगर आप मार्क्सिस्ट बुक भी देखें, लाइक बिपिन चंद्र साहब की बुक भी देखें, तो वहां पर भी आपको पूरी तरह सभी पक्ष जो है वो नहीं देखने को मिलते। और जब ऑप्शनल में हमें आंसर राइटिंग करनी होती है, जब हमें डिस्कस, क्रिटिकली एनालाइज, इस तरह के जब हमें क्वेश्चंस का आंसर करना होता है, तो हमारे पास एक से ज्यादा पक्ष जो है वो होना बहुत जरूरी है। क्रिटिकल एनालिसिस हमें करना आना चाहिए, ऑलराइट। सो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू एस्टेब्लिश इज कि अगर आप स्पेक्ट्रम जैसी बुक्स को पढ़ेंगे, या फॉर दैट मैटर कोई भी गाइड बुक्स और भी जो भी अवेलेबल है, उसमें उनमें यह मेंशन्ड है कि भैया ब्रिटिशर्स के साथ जो है वो 1757 के बाद मॉडर्न टाइम्स जो है वो इंडिया में शुरू होता है, जबकि ऐसा हम नहीं मानेंगे, ठीक है। जो मॉडर्न टाइम्स इंडिया में डेवलप हुआ है, उसका कॉन्सेप्ट हम धीरे धीरे डेवलप करेंगे, ठीक है। नाउ
सो नाउ वी आर गोइंग टू एंटर इनटू द सेकंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी. सो सेकंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी में क्या हमें देखने को मिलेगा? राइट, देयर विल बी राइज ऑफ यूरोपियन पावर्स. राइट, यूरोपियन पावर्स जो है वो इंडिया में राइज पर होंगी, जिसमें से जिनका आपस में स्ट्रगल होगा, एंड ब्रिटिशर्स जो है वो अपने आप को सबसे स्ट्रांग जो है वो प्रूव कर पाएंगे, एंड दे विल ग्रेजुअली एस्टेब्लिश देमसेल्व्स एज अ पॉलिटिकल पावर. राइट, इसका मतलब ये नहीं है कि रीजनल लेवल पर जो है वो छोटी इंडियन स्टेट्स नहीं होंगी, इंडियन स्टेट्स भी होंगी, बट अगर हम नेशनल लेवल पर जाएं, यानी कि अगर हम पूरे इंडिया को या साउथ एशिया को कंसीडर कर रहे हैं, तो ब्रिटिशर्स जो है वो ग्रेजुअली अपने आप को सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पावर के रूप में एस्टेब्लिश करेंगी, बोथ इन द सेकंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी एंड देन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी. सो फ्रॉम 17, अगर हम डेट वाइज देखें, सो from 1707 to 1757 and then from 1757 to 1858, in this period इसको हमने दो हिस्से में बांट दिया है. first part, that is the second half of the 18th century we are going to start, and the second part, that is the first half of the 19th century, will study under this next जो हमने सेक्शन क्रिएट किया है हमारे सिलेबस में, that is colonialism. Right, and that colonialism itself started in the second half of the 18th century with the rise of the European powers and gradual rise of Britishers. Britishers will fought off Portuguese first and then Dutches को हटाएंगे रास्ते से, फिर फाइनली फ्रेंच को भी वो रास्ते से हटा देंगे. राइट, इनकी प्रेजेंस इंडिया में बनी रहेगी, लेकिन मोस्ट प्रोमिनेंट पावर जो है वो यूरोपियन पावर कौन सी रहेगी इंडिया में? ब्रिटिशर्स. So gradually we will enter into that, right, उस टाइमलाइन में हम एंटर करेंगे. So that means first we need to understand the rise of European trading companies. सबसे पहले हमें यह समझना है, नाउ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज का राइज कहां से हुआ? तो डेफिनेटली वी कैन से दैट राइज जो है वो यूरोप से हमें देखने को मिलता है. राइट, सो फ्रॉम 16th सेंचुरी ऑनवर्ड्स यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज पूरे ग्लोब में जो है वो धीरे धीरे फैलना शुरू करेंगी, फ्रॉम 16th to 17th, राइट, एंड देन टू 18th, और इंडिया में जो है वो हम 18th सेंचुरी में पढ़ेंगे, जो कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का हमारा हिस्सा है. लेकिन 16th-17th सेंचुरी से ही जो है वो, स्पेशली 17th सेंचुरी में अगर हम देखें, तो ट्रेडिंग कंपनीज की हलचल जो है वो हमें इंडिया में देखने को मिलेंगी. राइट, सो फर्स्ट वी नीड टू एस्टेब्लिश द राइज ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज. सो हम थोड़ा सा वर्ल्ड हिस्ट्री के साथ जोड़कर पढ़ेंगे यहां पर. So the rise of the Portuguese trading company or the Spanish trading company, and then the Dutch and the English and then the French or Danes, right? We'll try to understand the rise of these trading companies. Then we'll try to understand कि भैया इंडिया में क्या करने आए ये, what was their need, इंडिया क्यों पहुंचे वो, right? कैसे पहुंचे इंडिया, क्यों पहुंचे इंडिया, और फिर इंडिया में पहुंचकर अगर वो ट्रेडिंग कंपनीज के रूप में इंडिया में आए थे, तो फिर पॉलिटिकल पावर के रूप में क्यों एस्टेब्लिश कर रहे थे अपने आप को? जैसे हमने एक क्वेश्चन देखा ना प्रीवियस सेशंस में कि भैया ब्रिटिशर्स एस्टेब्लिश देमसेल्व्स एज अ पॉलिटिकल पावर इन द फिट ऑफ एब्सेंट माइंडेडनेस. इफ वी हैव टू एनालाइज एंड देन क्रिटिकली एनालाइज दिस स्टेटमेंट, हाउ दे एस्टेब्लिश्ड देमसेल्व्स एज अ पॉलिटिकल पावर, वाज इट अ फिट ऑफ एब्सेंट माइंडेडनेस और वाज इट carefully planned? right? so अभी देखिए, ये आज का चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको बस एक रूपरेखा, एक आउटलाइन प्रोवाइड कर रहा हूं कि हमें किन डायरेक्शंस में रहते हुए पढ़ना है. सो फर्स्ट हम 16th, 17th, 18th सेंचुरी की बात करेंगे एक बार ग्लोबल लेवल पर, ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री के लेवल पर. इनफैक्ट बिफोर दैट, इससे पहले हम थोड़ी सी कहानी जो है वो शुरू करेंगे. फिर हम आएंगे कि भैया कि ये कंपनीज का जो है वो स्ट्रक्चर किस तरह का है, राइट, इनके मोटिव्स क्या थे.
क्यों ये भारत आए, भारत के अलावा और कहाँ कहाँ गए, क्या क्या ट्रेड कर रहे थे, क्या क्या फेजेस रहे इनके ट्रेडिंग के, and then how they gradually developed themselves into political powers or why they gradually developed themselves into political power. एक बार जब हमें ये सवालों का जवाब मिल जाएगा, then we can enter into the second section of our syllabus, that is colonialism. Right? So what all we are going to study, although I'm saying that it is second half of the 18th century, but first we will try to understand about the rise of the trading companies. So first of all we'll try to understand about the trading companies, right? फिर हम बात करेंगे पोर्चुगीज ट्रेडिंग कंपनी की, फिर हम बात करेंगे डच ट्रेडिंग कंपनी की, इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनी की, फ्रेंच ट्रेडिंग कंपनी की. And I will not go into the very factual details of these trading companies. That I suggest that you go through those facts by reading these books. जो मैंने बुक्स आपको सजेस्ट करी है ना, आप एनसीईआरटी से पढ़िए, ओल्ड एंड न्यू, आप स्पेक्ट्रम से पढ़िए, वहां से आपको बहुत डिटेल में फैक्ट्स मिल जाएंगे. मेरी कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा आपको कॉन्सेप्ट्स प्रोवाइड करूं, राइट? एक बार हमें इन ट्रेडिंग कंपनीज के नेचर, फीचर, कैरेक्टरिस्टिक्स पता चल जाएं, then we'll enter into the second section of our syllabus and we'll try to understand colonialism, right? For that, उसके ट्रांजिशन में हम जो है वो स्ट्रगल समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें हमें कुछ इंपॉर्टेंट बैटल्स पढ़नी है, जैसे कैरनेटिक वॉर्स हमें पढ़नी है, राइट? जिसको हम ऑल्सो वी विल कनेक्ट दैट विद द वर्ल्ड हिस्ट्री, राइट? देन द बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर. ये एक बार जब हम कंप्लीट कर लेंगे, देन वी विल एंटर इनटू कॉलोनियलिज्म. एंड माइंड इट, ऐसा नहीं है कि भैया एक बार हमने बैटल ऑफ प्लासी और बक्सर कवर कर लिया, कॉलोनियलिज्म पर पहुंच गए तो हम वर्ल्ड हिस्ट्री को टाटा बाय बाय कह देंगे. नहीं, थ्रू आउट मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को वर्ल्ड हिस्ट्री के साथ कनेक्ट करके हमें पढ़ना है. एक बहुत बड़ी गलती बच्चे ये करते हैं कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को वर्ल्ड हिस्ट्री के साथ कनेक्ट करके नहीं पढ़ते, राइट? So we will try to understand about these companies and their competition among themselves, that with that competition how British Trading Company या British East India Company gradually rose to supremacy, right? And how they initially presented themselves as a trading company, but gradually they developed themselves into a political power. Was that a fit of absent-mindedness, or was that a carefully executed plan, right? एंड ऑब्वियसली दी ग्लोबल जो भी हैपनिंग्स हो रही थी, राइट, ग्लोबल जो इवेंट्स थे, उनका इंडिया पर चल रही जो भी पॉलिटिकल चेंजेस थे, सोशल इकोनॉमिकल जो चेंजेस थे, उन पर क्या इम्पैक्ट है, या इंडिया में चल रही जो भी पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल जो चेंजेस थे, उनका ग्लोबल इवेंट्स पर क्या इम्पैक्ट है. सो दोनों तरीके से हमें समझना है, राइट? सो टू स्टार्ट दिस आई वुड लाइक टू, मैं एक बार कहानी को थोड़ा सा बैकग्राउंड में ले जाना चाहूंगा, बिकॉज यू गाइज नो दैट कि मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड एस्टेब्लिश करना जो है वो ज्यादा पसंद करता हूं, राइट? सो टू अंडरस्टैंड द राइज ऑफ द यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज, लेट अस गो थ्रू फ्यू स्टेटमेंट्स फर्स्ट एंड देन आई विल गो टू दी, मैं आपको एक थोड़ा सा बैकग्राउंड एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा. सो ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द यूरोपियन ट्रेड इन इंडिया, राइट? So look at these points. The fall of Constantinople disrupted the established trade routes between India and Europe. Now this allowed merchants from Genoa and Venice to dominate the spice and oriental goods trade, sparking envy among other European powers. So first I will go through these statements and then I'll explain you the whole, पूरा जो है वो एक historical background आपको मैं explain करूंगा, and then we will return back to these statements. तब आपको ये statements जो है वो बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आएंगी, right? Now in response, European explorers launched expeditions to discover new routes to India. Columbus accidentally discovered the American continent in 1492 and Vasco da Gama successfully found a sea route to India in 1498 CE. Though Columbus's discovery was unintended, it significantly impacted global history. So how the discovery of America or the New World impacted the global history, and Indian history is part of that global history.
So the influx of precious metals from Americas provided the financial foundation for European ventures in Indian trade. The newly discovered sea route resolved challenges posed by the earlier Red Sea route, particularly the land stretch separating the Red Sea from Mediterranean. Now, during this era, enterprising European merchants began investing in maritime exploration. These developments fueled economic growth in Europe and led to the emergence of a wealthy middle class, which increased demand for Indian goods. Technological advancements in navigation, such as the use of compass, made long voyages more feasible. Forward-thinking monarchs like Prince Henry the Navigator supported these scientific endeavors. Right? So these are the statements. Now I will take you to a journey, एक थोड़ा सा historical journey पे मैं आपको ले जाता हूँ. And then gradually we will return back to these statements. Right? और फिर आपको ये सारी statements बहुत अच्छे से connect हो जाएंगी. Right? So what we need to understand is the rise of these European trading companies in India. देखिए basically हमें अंत में जाकर क्या समझना है कि क्यों, सवाल क्या है? सवाल ये है कि भैया ब्रिटिशर्स ही क्यों जो है वो एक पॉलिटिकल पावर बन पाए इंडिया में, पॉलिटिकल पावर के रूप में उन्होंने एस्टेब्लिश किया इंडिया में अपने आप को, जबकि इन द 18th century आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द मुगल्स देयर वर अदर पावर्स टू इन इंडिया. राइट, देयर वर मराठास. राइट, मराठास जो है वो काफी प्रोमिनेंट पावर थी. राइट, कर्नाटक में प्रोमिनेंट पावर थी. साउथ में जो है वो आप कह सकते हैं दिस साउथ में और भी कई जो है वो लाइक ग्रेजुअली टिप्पू सुल्तान एस्टेब्लिश्ड देमसेल्व्स एज अ स्ट्रॉन्ग प्रोमिनेंट पावर. त्रावणकोर जो है वो दस्टीज फॉर त्रावणकोर जो है वो एक पॉलिटिकल पावर स्ट्रॉन्ग थी. राइट, सिख जो है वो एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पावर थे. उसके अलावा जो मुगल्स से टूटकर बने यानी कि अवध और बंगाल और हैदराबाद, these were strong political powers. So why not any of these were able to establish themselves as a strong central authority, जबकि यही ट्रेंड जो है वो इंडिया में रहा है, हमें देखने को मिला है. राइट, क्यों एक बाहरी शक्ति आकर जो है वो अपने आप को, एक यूरोपियन पावर आकर अपने आप को एस्टेब्लिश करती है एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पावर के रूप में. राइट, सो टू अंडरस्टैंड दिस ग्रेजुअली हमें बेसिकली कॉलोनियलिज्म यानी कि सेक्शन 2 जो कॉलोनियलिज्म है, कॉलोनियलिज्म को समझने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा द राइज ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज एंड देन द एडवेंट ऑफ यूरोपियन. देखो इस चैप्टर का नाम मैंने रखा है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस. राइट, सो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा राइज ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज. राइट, टू अंडरस्टैंड दैट आई वुड लाइक टू टेक यू बैक, थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले जाना चाहूंगा इन द एंशिएंट टाइम्स. सो फ्रॉम द एंशिएंट टाइम्स ये यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज ऑब्वियसली they hail from Europe. राइट, सो एंशियंट टाइम से ही इंडिया और यूरोप में ट्रेडिंग रिलेशनशिप्स बने हुए हैं. एंशियंट टाइम्स में दिस इज द रोमन एम्पायर. राइट, दिस इज द रोमन एम्पायर एंड रोमन एम्पायर के जो है वो इंडिया के साथ ट्रेडिंग लिंक्स थे. राइट, एंड किस तरह थे रोमन एम्पायर के इंडिया के साथ ट्रेडिंग लिंक्स? Through this Red Sea and Persian Gulf. This is Persian Gulf. Right, in the next map I'll try to explain you और थोड़ा डिटेल में. राइट, इंडिया से मर्चेंट शिप्स जो है वो आया करती, यहाँ इन पोर्ट्स पर लैंड करती एंड देन लैंड रूट से नाइल रिवर तक पहुँचती या ग्रेजुअली अलेक्जेंड्रिया तक पहुँचती एंड देन अलेक्जेंड्रिया से डिफरेंट लाइक यहाँ पर एंटीओक है. राइट, एंड देन ग्रीस वाले एरिया में या मैसेडोनिया में एंड देन रोम हो गया एंड जेनोवा वेनिशिया वगैरह, स्पेन, इलीरिया, इबेरिया. राइट, और फ्रांस वाले एरिया में जगह जगह पर जो है वो इंडियन गुड्स पहुंचते थे. एंड इंडियन गुड्स और ईस्टर्न गुड्स
क्योंकि इंडिया जो है वो काफी कन्वीनियंटली प्लेस्ड है एक बहुत बड़े ओशियन में, राइट? ठीक है। और अगर मैं आपको एक और बड़े मैप में दिखाऊं, इस मैप में अगर आप देखें, सो दीज आर दी ट्रेडिंग रूट्स, रोम के साथ जो है वो ट्रेड किस तरह हो रहा है इंडिया का, राइट? दिस इज दी एरिथेरियन सी। आप मुझे बताएंगे इस मैप का नाम क्या है? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैप दैट गिव्स अस names of very important, many of the important trading ports in India. If I zoom it in, so these were the trading ports. So western trading ports जो है वो through Red Sea पहुंच रहे हैं कहां पर? These important ports like ये Ptolemies of the Hunt, Ptolemies of the Hunt, Edulis है, and then Bernice है. Gradually they reach Alexandria, and from Alexandria to यहाँ पर एंटियोक एंड देन रोमा, इटली, जेनोवा, वेनिस जो है वो पहुंचते हैं, ठीक है? सो द पॉइंट ऑफ दिस मैप दैट टू शो यू दैट हाउ इंडिया इज प्लेस्ड एट द ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ द इंडियन ओशियन, राइट? एंड इंडिया सर्व्स एज अ मार्केट एज वेल एज, किस तरह सर्व कर रहा था इंडिया? मार्केट भी और एक इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग मार्केट की तरह सर्व कर रहा था। किनके लिए? साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के लिए, राइट? और उनके लिए कंज्यूमर एज वेल एज उनके लिए प्रोड्यूसर, दोनों की तरह सर्व कर रहा था, ठीक है? तो हम साउथ ईस्ट एशिया से कंज्यूम भी कर रहे थे, साउथ ईस्ट एशिया को बेच भी रहे थे। फ्रॉम कोरोमंडल कोस्ट, चोलाज एस्टेब्लिश स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिलेशनशिप विद दी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, मलाक्का वाले रीजन के साथ, इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, मलाक्का के साथ, राइट? इंडोनेशिया नाम तो बहुत बाद में पड़ा। एंड दी मालाबार कोस्ट के जो ट्रेडर्स हैं वो साउथ ईस्ट एशिया से ट्रेड करके, दीज अरेबियन एंड इंडियन ट्रेडर्स यूज्ड टू ट्रेड विद रोमन्स, और काफी लंबे समय तक जो है वो ये ट्रेड, काफी हेल्दी ट्रेड जो है वो बना रहा, राइट? बट देन समथिंग हैपेंड। एक और मैप में मैं आपको राइट, सो दिस इज अनदर मैप दैट शोज कि भैया किस तरह जो है वो एंशियंट टाइम्स में ट्रेड चल रहे थे। सो इंडिया इज एट द सेंटर, आप देख रहे हैं इंडियन ओशन में काफी प्रोमिनेंटली प्लेस्ड है इंडिया यहाँ पर, राइट? हम जावा, मतलब सुमात्रा आइलैंड्स और मलक्का वाला जो रीजन है, यहाँ से चाइना से जो है वो समुद्री रास्ते से ट्रेड कर रहे हैं बंगाल वाले रीजन में, एंड देन यहाँ पर कोरोमंडल कोस्ट, एंड देन मालाबार कोस्ट, राइट? गुजरात वाले रीजन से, भरूच वाले रीजन से, देन पर्शियन गल्फ, ओमरूज, ठीक है? एंड देन ग्वादार वाला रीजन, एंड फिर इधर पर्शियन रेड सी, ठीक है? और फिर रेड सी से जमीनी मार्ग से जो है वो कहाँ पहुंचेगा? क्या बोलते हैं इसको, नील नदी में, यानी नाइल रिवर में। देन अलेक्जेंड्रिया पहुंचेगा, फिर अलेक्जेंड्रिया से ट्रिपली, एंटियोक, और ग्रेजुअली द अदर प्रोमिनेंट सिटीज ऑफ रोमन एम्पायर, राइट? बट हुआ क्या? ग्रेजुअली समय के साथ रोमन एम्पायर जो है वो अपनी पावर, उसकी पावर धीरे धीरे खत्म होती गई। रिपब्लिक, पहले रिपब्लिक टूटा, रिपब्लिक की जगह जो है वो इंपीरियलिस्टिक पावर्स आई, राइट? गायस ऑक्टेवियन सीजर ने जो है वो एक इंपीरियलिस्टिक पावर एस्टेब्लिश करनी शुरू करी, राइट? एंड देन ग्रेजुअली रोम स्प्लिट इनटू टू, ठीक है? इनटू द ईस्टर्न रोमन एम्पायर एंड द वेस्टर्न रोमन एम्पायर। और जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर है वो धीरे धीरे बहुत कमजोर होता गया, एंड ईस्टर्न रोमन एम्पायर जो है वो धीरे धीरे स्ट्रांग होता गया, राइट? जिसे यूरोपियन हिस्टोरियन, एक जर्मन यूरोपियन हिस्टोरियन है, उसने बाइजेंटियन एम्पायर कहा, उसको रोमन एम्पायर कहने से जो है वो कतरा है, और जनरली हम उसे रोमन बाइजेंटियन एम्पायर कह के बोलते हैं। नहीं, इट वाज ईस्टर्न रोमन एम्पायर, इट्स कैपिटल वाज कॉन्स्टेंटिनोपल, ग्रेजुअली इट्स कैपिटल वाज कॉन्स्टेंटिनोपल, और वहां पर जो रूलर्स थे वो रोमन्स थे, राइट? सो रोम फेल इन 1453, not in the 4th century, right? Then this was the Eastern Roman Empire, so it also had control over these regions, right? Or control over the major trading ports of Mediterranean. So जब तक रोमन एम्पायर स्ट्रांग था तब तक यूरोपियन शक्तियां जो हैं वो, या यूरोपियन अदर स्टेट्स जो हैं वो ट्रेड कर पा रही थी,
रोमन्स के बाद जो है वो और कौन कौन सी यूरोपियन शक्तियां डेवलप हुई, राइट। सो यहां पर किंगडम ऑफ विसिगॉथ्स के बाद दीज वर जर्मेनिक ट्राइब्स, गॉथ्स, विसिगॉथ्स वगैरह, राइट। देन देयर वाज अ किंगडम ऑफ फ्रैंकिया, जो है वो यहाँ पर फ्रैंक्स अपने आप को डेवलप करते हैं, अदर जर्मेनिक ट्राइब डेवलप होती हैं, यहाँ पर एंग्ला सेक्शंस अपने आप को डेवलप करते हैं, ब्रिटोनीज डेवलप करते हैं, ग्रेजुअली जो है वो इंग्लैंड जो है वो यूनिफाई हो जाता है, राइट। और कौन कौन सी बड़ी पावर्स बनेंगी यहाँ पर, इधर बनेगी स्पेनिश, देन पोर्चुगीज, फ्रेंच, जर्मन, पोलिश, रशियन और अदर स्लेविक स्टेट्स, राइट। इधर डिफरेंट इटालियन स्टेट्स होंगी, इधर जो है वो इंग्लैंड अपने आप को डेवलप करेगा, यहाँ पर वेल्श होंगे, यहाँ पर स्कॉटिश होंगे, यहाँ पर आयरिश होंगे, ठीक है। इधर जो है वो डेन्स होंगे और ऊपर नॉर्डिक पीपल। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पावर जो है वो ग्रेजुअली इन दी 8th 9th 10th सेंचुरी यूरोप में डेवलप होंगी, राइट। देन होली रोमन एम्पायर जो है वो यहां पर डेवलप होगा, ठीक है। एंड इन द ईस्ट ड्यूरिंग द सेम टाइम, राइट, आफ्टर 6th century CE, ड्यूरिंग द सेम टाइम ईस्ट में ईस्टर्न रोमन एम्पायर जो है वो अपनी प्रोमिनेंस खोता चला जाएगा और ईस्टर्न रोमन एम्पायर को रिप्लेस करेंगे अरब्स। अरब्स जो है वो अपने आप को रिप्लेस करेंगे, बेसिकली इस्लाम का राइज होगा एंड इस्लाम विल टेक ओवर दिस होल ट्रेडिंग रीजन, राइट। द पर्शियन गल्फ एज वेल एज द रेड सी जो है वो दोनों किसके कंट्रोल में आ जाएगा, इस्लाम के कंट्रोल में आ जाएगा, राइट। और जैसे ही ये दोनों रीजन इस्लाम के कंट्रोल में धीरे धीरे बहुत, मतलब पहले फर्स्ट अरेबियंस एंड देन तुर्क्स के कंट्रोल में आएंगे, सेल्जुक्स के कंट्रोल में आएंगे, मेमलुक्स के, इजिप्ट मेमलुक्स के कंट्रोल में आएगा, नॉर्दर्न पार्ट जो है वो ये इतना रीजन ये सेल्जुक्स के कंट्रोल में आएगा। एंड फाइनली व्हेन द रोम फेल इन 1453, राइट, तो यूरोपियंस के लिए जो ईस्टर्न गुड्स हैं जो कि उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, जो लग्जरी गुड्स की डिमांड थी वहां पर, वो क्यों बनी थोड़ी देर में उसको भी समझाता हूं, राइट। उसको पूरा करना उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया, इतना डिफिकल्ट हो गया कि भैया पहले अरब तक सामान पहुंचेगा, फिर अरब से विनीशियन एंड जेनुवीज एंड विनीशियन ट्रेडर्स जो है वो अरब से वो सामान खरीदेंगे और फिर यूरोपियंस को कई गुना महंगे दाम पर वो सामान बेचेंगे। ये जो नेक्सस डेवलप हुआ इटालियन और अरेबियन ट्रेडर्स के बीच में एंड देन इटालियन एंड तुर्की ट्रेडर्स के बीच में, ये रेस्ट ऑफ द यूरोपियन पावर्स के लिए बहुत महंगा था, बिकॉज उनके लिए सर्वाइवल उनके लिए बहुत बड़ा इशू था, राइट। क्योंकि मेडिटेरेनियन टाइप का जो क्लाइमेट है, दिस जो यहाँ जो ये जो क्लाइमेट रीजन है, ये तो फिर भी आपको इनफ प्रोडक्शन दे देता है, राइट। लेकिन बियॉन्ड एल्प्स अगर आप जाएं, खासतौर पे जो ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट है या बियॉन्ड एल्प्स जैसे आप जाते हैं, तो ये बहुत ठंडा है, बहुत ज्यादा ठंडा रीजन है ये। यहां पर जमीन भी उतनी उपजाऊ नहीं है और दूसरी बात यहां पर बारिश, मतलब मौसम भी जो है वो इनका इतना साथ नहीं देता कि ये ज्यादा प्रोडक्शन कर सके। और ऐसे में अगर इस्लाम जो है वो अपने आप को धीरे धीरे यूरोप की तरफ जो है एक्सपेंड करता है, बिकॉज इस्लाम स्टार्टेड हियर, राइट, इन दिस रीजन, एंड देन इस्लाम कैप्चर्ड द एरिया ऑफ लेवांत, एरिया ऑफ टर्की, then captured the area of Iran and then gradually towards Central Asia and entered into India also, and on the other side it captured the northern Egyptian region and the northern African, and from northern African region it started entering into Europe। और यूरोप के बहुत ही उपजाऊ रीजन इबेरियन पेनिजुला में जो है वो अरेबियंस का कंट्रोल बढ़ गया और वहां से दो साइड से धीरे धीरे जो है वो घिरने की सिचुएशन बन गई, किन के लिए, यूरोपियंस के लिए। तो यहां पर एंड यूरोपियंस के लिए एक तो ट्रेड बहुत मुश्किल हो गया, अपना जो है वो प्रोडक्शन उनका बहुत कम है, और अब दोनों साइड से इस्लाम जो है वो उन पर धावा बोल रहा है। यहां पर लड़ने के लिए और स्पेशली ये इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पोर्ट्स छुड़वाने के लिए, लाइक दमस्कस है, जेरूसलेम है, अलेक्जेंड्रिया है, राइट, इन ट्रेडिंग पोर्ट्स को छुड़वाने के लिए, इबेरिया से जो है वो एक्सपेल करने के लिए मुस्लिम्स को, राइट, एंड दूसरी साइड से भी जो है मुस्लिम एंटर ना कर जाएं, ये कॉकेकस को पार करके मुस्लिम एंटर ना कर जाएं, या
सेंट्रल एशिया में एंटर करके मुस्लिम्स एंटर ना कर जाएं, बिकॉज दैट हैज हैपेंड विद यूरोप बिफोर, दैट इज व्हाट हैपेंड विद रोम, राइट। जो हुन्स ने एंटर किया है, ऊपर से विसिगॉथ्स गॉथ्स ने इधर से एंटर किया, यहाँ पर जर्मेनिक ट्राइब्स ने एंटर किया गौल वाले रीजन से, राइट। एंड दे डिस्ट्रॉयड द रोमन एम्पायर, ग्रेजुअली रोमन एम्पायर जो है या ईस्ट वेस्टर्न रोमन एम्पायर ग्रेजुअली डिस्ट्रॉय हो गया। सो एक बार यूरोप के साथ ऐसा हो चुका था, दूसरी बार यूरोप के साथ ऐसा ना हो, राइट। तो पहले तो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ उन्हें अपनी वापस चाहिए थी, सो दे फॉट द क्रूसेड्स, राइट। धर्म युद्ध जो है वो उन्होंने छेड़ा, कहने को धर्म युद्ध था, बट बेसिकली दे वांटेड द कंट्रोल बैक ऑफ दिस रीजन। लेवांत वाला एरिया या जो ईस्ट के साथ जो ट्रेड है वो वापस चाहते थे वो, राइट। सो मैनी आपने जनरली 3 क्रूसेड्स के बारे में सुना होगा, लेकिन देयर वर मैनी क्रूसेड्स, राइट। एंड दोज क्रूसेडर्स जो है वो ग्रेजुअली लैंड और सी रूट से पहुंचे एंड दे फॉट लॉट ऑफ बैटल्स हियर, बट व्हेन दे रीच्ड इन दिस रीजन ना, सो इन दी 11th एंड द 12th सेंचुरी जब क्रूसेड्स लड़ी गई मेनली, अब बड़ी बैटल जो लड़ी गई, तो उनको अरेबिया वाले रीजन में, यहाँ पर जो अरेबियंस का कंट्रोल था, यहाँ आके पता चला, और ग्रेजुअली तुर्क्स भी पहुंच रहे थे कि भैया हम तो बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हैं इन लोगों से। हमारी अग्रेरियन इकोनॉमी, बिकॉज लार्जली इकोनॉमीज जो हैं वो अग्रेरियन इकोनॉमीज थी थ्रू आउट द वर्ल्ड, एंड अरब्स दे एस्टेब्लिश्ड in true sense they established a global empire, because अरब्स केवल जो है वो इस एरिया पे कंट्रोल नहीं किया उन्होंने, इतने एरिया पे, केवल इतने ही एरिया पे कंट्रोल नहीं किया अरब्स ने, राइट। दिस वाज होल, फर्स्ट अरब्स एंड देन अदर मुस्लिम फोर्सेस, दे कंट्रोल दिस होल रीजन, इतना रीजन, इनफैक्ट यहां तक भी कंट्रोल किया ग्रेजुअली, राइट, दिस होल रीजन। they were trading with India, they were trading with Africa, they were trading with the Southeast Asian countries, they were trading with China, they were trading till Japan, Arabian merchants, right। so basic China और ताइवान के चलते जो है वो जापान तक भी वो ट्रेड कर पा रहे थे। so in true sense they established a global empire, right। and ये जो इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग रूट्स छिन गए थे यूरोपियंस के, सो दे स्टार्टेड द क्रूसेड्स उन्होंने शुरू करी, क्रूसेड शुरू करी। और जब वो यहाँ पहुंचे तो देखा कि भैया अरेबियन लोग तो हमसे बहुत आगे हैं, ट्रेड में हमसे बहुत आगे हैं, राइट। अरेबियन सिटीज वर लिट एट नाइट, यूरोपियन सिटीज में जो है वो रात को अंधेरा हुआ करता था, अरेबियन सिटीज वर लिट एट नाइट, देयर वर लॉट ऑफ learning centers in Arabia, right। Baghdad was a prominent learning center, then Damascus was a learning center, Isfahan was a learning center, Alexandria was a prominent city, a vibrant city, Antioch was a vibrant city, Jerusalem was a vibrant city, multicultural cities थी ये, बहुत सारे कल्चर जो है वो एक साथ जुड़कर रह रहे थे। There were Christians present there, there were Jews, there were Muslims, and not just those, there were other ट्राइबल जो है वो अफ्रीकन जो लोग थे वो भी वहां पर आकर ट्रेड कर रहे थे, इंडियंस जो है वहां पर आकर ट्रेड कर रहे थे, साउथ ईस्ट एशियन वहां पर आकर ट्रेड कर रहे थे। सो बहुत वाइब्रेंट मल्टीकल्चरल सोसाइटीज थी, मल्टीकल्चरल सिस्टम मौजूद था अरेबिया में, राइट। एंड व्हाई दे वर एबल टू डेवलप दिस, एग्रीकल्चर को कैसे डेवलप कर पाए वो, इन ट्रू सेंस इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो शुरू हुआ अरेबियन रीजन में, इंडियन रीजन में, राइट, ड्यूरिंग दैट टाइम्स 8th और 9th सेंचुरी की अगर मैं बात करूं, राइट। इंडस्ट्रियलाइजेशन जाकर 19th सेंचुरी में नहीं शुरू हुआ है, जो हम जनरली पढ़ते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री में, आपने पढ़ा होगा ना, वैसे वर्ल्ड हिस्ट्री में मैंने आपको बताया ही है ये पॉइंट कि इंडस्ट्रियलाइजेशन मैकेनाइज्ड हुआ, स्टीम इंजन्स का यूज हुआ, एंड देन ग्रेजुअली इंटरनल कंबशन इंजन्स का यूज हुआ मशीनों में, एंड देन ग्रेजुअली इलेक्ट्रिसिटी का यूज हुआ मशीनों में, राइट। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो 8th 9th सेंचुरी से ही अरेबिया में, इंडिया में, चाइना में जो है वो मौजूद था, इंडस्ट्रियल सोसाइटीज मौजूद थी। सो ये जब क्रूसेडर्स ने आकर देखा कि भैया यहाँ पर तो ये सब चल रहा है और हम तो अभी भी बहुत पुरानी प्लॉइंग टेक्निक्स का यूज कर रहे हैं, बहुत पुरानी क्रॉप टेक्निक्स का यूज कर रहे हैं, सो दे डिडंट ओनली फाइट, लेकिन उन युद्ध की वजह से, यानी कि क्रूसेड्स की वजह से केवल मतलब युद्ध नहीं हुए, लेकिन नए ट्रेडिंग रूट्स भी जो है वो अरेबिया के साथ डेवलप हुए, एंड दे ब्रॉट बैक न्यू टेक्नोलॉजीज विद देम
in the 10th, 11th and 12th century, right? That resulted into, जिसे बाद में हम रेनेसां जो है वो कहना शुरू कर देते हैं. आपने सुना होगा ना कि that during this period ब्रिटिशर्स, सॉरी नॉट ब्रिटिशर्स, यूरोप में जो है वो नई इकोनॉमिक चेंजेस आ रहे थे, राइट? एग्रीकल्चर में चेंज आ रहा था, एग्रीकल्चर की नई टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल हुई, राइट? नया करेंसी सिस्टम जो है वो डेवलप होना शुरू हुआ, नई सोशल वर्ग, एक एरिस्टोक्रेटिक क्लास जो है वो डेवलप हुई, ग्रेजुअली धीरे धीरे जो है वो एक मिडिल क्लास डेवलप हुई, नए नए आइडियाज पहुंचे. तो वो कहाँ से पहुंच रहे थे? इस रीजन से पहुंच रहे थे. जिस तरह इंडिया जो है वो एक मिडिल ट्रेडिंग पोर्ट्स की तरह एक्ट करता है बिटवीन साउथ ईस्ट एशिया एंड अरेबिया, उसी तरह अरेबिया जो है वो एक मिडिल रीजन, मिडिल ट्रेडिंग सेंटर की तरह एक्ट करता है फॉर द रेस्ट ऑफ द ईस्ट एंड यूरोप. सो जिस तरह इंडिया में जो है वो बहुत सारे, इंडिया में जिस तरह मल्टी कल्चरिज्म जो है वो डेवलप हुआ, बहुत सारी नॉलेज का सेंटर जो है वो इंडिया में डेवलप हुए, सिमिलरली इन दी 8th 9th सेंचुरी जो है वो एंड अप टिल 10th 11th, इनफैक्ट 12th सेंचुरी तक, जब तक तुर्क्स एंड मंगोल्स नहीं एंटर कर गए ज़्यादा, तब तक जो है वो अरेबिया में भी काफ़ी बड़े लेवल पर मल्टीकल्चरलिज्म जो है वो मौजूद था. आप कहेंगे कि सर आप इस्लाम की जो है वो तारीफ कर रहे हैं, हमने जनरली सुना है कि इस्लाम में जो है वो मार काट ही होती है और तलवार के नोक पर जो है वो इस्लाम कबूल करवाया जाता है और झगड़ेबाजी होती है. ठीक है, दैट इज ऑल्सो ट्रू. टू गेन पावर मार काट करना वॉज द नॉर्म ऑफ दोज टाइम्स. ऐसा नहीं है कि वो केवल यहीं पर ही हो रहा था. सिमिलर ट्रेंड्स जो है वो इंडिया में भी फॉलो हो रहे थे, सिमिलर ट्रेंड्स जो है वो चाइना में भी थे, राइट? मसल पावर के जोर पर ही पॉलिटिकल पावर एस्टेब्लिश की जा रही थी. सिमिलर ट्रेंड जो है वो यूरोप में भी थे. यूरोप में तो छोटी बैटल्स हो रही थी लेकिन मोर ब्रूटल बैटल थी, वहां पर रिसोर्सेस कम थे, लेकिन रिलेटिव पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो अरेबियन रीजन में, इंडियन रीजन में मौजूद थी, राइट? और ये सब नई टेक्नोलॉजीज जब यूरोपियंस को पता चला तो वहां पर पॉलिटिकल चेंज, इकोनॉमिकल चेंजेस हुए, पॉलिटिकल चेंजेस हुए, सोशल चेंजेस हुए, कल्चरल फिलोसॉफिकल चेंजेस हुए. लेकिन राइट, अब इसकी शुरुआत, ये पॉइंट मैं बता देता हूं दैट हाउ बगदाद एंड ऑल दीज बिकम लर्निंग सेंटर. सो इट स्टार्टेड विद रोम. ग्रेजुअली रोमन्स जो है वो, जब हम BCE से CE में एंटर करते हैं, राइट, यानी कि BC से AD में जब हम एंटर करते हैं तो रोमन्स ग्रेजुअली दे अडॉप्टेड क्रिश्चियनिटी, राइट? रोमन्स जो हैं वो डेवलप हुए धीरे धीरे किन से? ग्रीक्स से, राइट? अब जो रेनेसां है, जो वेस्टर्न हिस्टोरियंस है, वो ये बोलते हैं कि दैट इट वाज द रोमन्स एंड द ग्रीक्स जो कि लर्निंग सेंटर थे, सारी नॉलेज तो उनके पास थी. ऐसा नहीं है. ग्रीक वाज द मीडियम ऑफ लैंग्वेज, sorry, Greek was the language, that was medium of conversation, right? People of this region were also speaking Greek, people of this region were also spoke Greek. यहाँ के लोग भी जो है वो ग्रीक भाषा बोलते थे, इधर के लोग भी जो है ग्रीक भाषा समझते थे. और एशिया वाला रीजन, अनातोलिया वाला रीजन, यहाँ पर भी लोग जो है वो ग्रीक भाषा समझते थे, राइट? तो अ लॉट ऑफ पीपल, बहुत इस पूरे रीजन से जो है वो काफी जगह से ग्रीक स्कॉलर्स निकल कर आए, एंड उनके द्वारा दी गई जो साइंसेस, और वो ये सब साइंसेस वगैरह कैसे डेवलप कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ देयर, खुद भी उन्होंने डेवलप करी, बट ऑल्सो देयर रिलेशनशिप विद इंडिया एज वेल एज चाइना, राइट? सो दे डेवलप्ड लॉट ऑफ लर्निंग्स, लॉट ऑफ फिलोसफीज, बहुत सारे फिलोसफर्स आए, बहुत सारी साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हुई, राइट? एंड ग्रेजुअली ग्रीक्स वर रिप्लेस्ड बाय, ओवर द पीरियड इन दिस रीजन, ग्रीक्स वर रिप्लेस्ड बाय रोमन्स, राइट? तो वेस्टर्न हिस्टोरियंस, स्पेशली ब्रिटिश जो रोमन्स को बहुत शेयर देते हैं कि भैया रोमन्स के ट्रू जो है वो डिसेंडेंट्स हम हैं, ब्रिटिशर्स हैं, राइट? रोमन्स जो है वो रेड ड्रेसेस उनके वॉरियर्स की रहती थी, ब्रिटिशर्स ने भी जो है वो रेड कोट्स जो है वो अपने वॉरियर्स को दिए. अल्दो ब्रिटिश और ब्रिटोनीज जो है वो पहले से ही काफी रेड कलर को यूज करते आए, बट दे कंसीडर्ड देमसेल्व्स एज द डिसेंडेंट्स ऑफ रोमन्स और द ट्रू लेजिटिमेट heirs ऑफ द रोमन्स. जबकि रोमन्स क्या थे? रोमन्स वर मिलिट्री एरिस्टोक्रेट्स, राइट? मिलिट्री एरिस्टोक्रेसी थी. उन्होंने टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट पर इतना जोर नहीं दिया. ग्रीक्स ने, या उससे पहले इस रीजन में जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो चुकी थी या जो ईस्ट से सीखने को मिलता था, उसको बस मिलिट्री में यूज किया.
और मिलिट्री में उन्होंने बड़े लेवल पर इस्तेमाल किया उसे, राइट। देन दे अडॉप्टेड क्रिश्चियनिटी। अलेक्जेंड्रिया वाज अ लार्ज सेंटर ऑफ लर्निंग। अलेक्जेंड्रिया में बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी। दे बर्न्ड दिस लाइब्रेरी। अलेक्जेंड्रिया से इस लाइब्रेरी के कंटेंट जो है वो कुछ ग्रीक तक पहुंचे, वहां पर भी उस लाइब्रेरी को जो है वो तबाह कर दिया गया। देन इट ग्रेजुअली रीच्ड अरेबिया, और अरेबिया में यहाँ पर इस्लाम धीरे धीरे डेवलप हो रहा था, राइट। एंड ग्रेजुअली बगदाद, अंडर अब्बासीज बगदाद बिकेम अ लर्निंग सेंटर। और अलेक्जेंड्रिया की जो लेगेसी है नॉलेज की, वो बगदाद ने जो है वो कैरी करी, राइट। दिस रीजन कैरिड दैट लेगेसी ऑफ नॉलेज, वो जो ग्रीक की लेगेसी है। सो दे हैड दी, मतलब यहां पर इसलिए जो है वो 8th 9th सेंचुरी में विद अब्बासीज बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुई। इंडिया में भी बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुई, चाइना में भी बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुई, राइट। जिसका फायदा क्रूसेड्स के माध्यम से यूरोपियंस को मिला। लेकिन विद द एडवेंट ऑफ तुर्क्स, अब्बासीज को रिप्लेस जब मंगोल्स और तुर्क्स ने किया, फिर धीरे धीरे जो है वो इस्लाम और एंड पैरेलली क्रूसेड्स चल रहे थे, तो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में जो है वो झगड़ा बढ़ता गया। झगड़ा बहुत बड़े लेवल पर बढ़ गया, इतने बड़े लेवल पर बढ़ गया कि क्रिश्चियन ट्रेडर्स जो है वो मुस्लिम ट्रेडर्स, सैरासन्स बोलते थे वो उन्हें, सैरासन्स के साथ जो है वो क्रिश्चियन ट्रेडर्स बड़े लेवल पर ट्रेड नहीं कर रहे थे। और जो कर रहे थे उन्होंने, उनमें से कौन थे? दीज जेनोवीज एंड वेनिशियंस, वेनिस वाले। इन्होंने अपनी मोनोपोलीज जो है वो एस्टेब्लिश कर ली, राइट। And after the rise of Islam, Arabs were replaced by Turks and Mongols, right? So this was the extent. This red line is the extent of the Eastern Roman Empire, right? Then it gradually, ये जो है वो ग्रीस, सदर्न इटालिया एंड अनातोलिया वाले रीजन तक रह गया, और फिर फाइनली जो है वो कॉन्स्टेंटिनोपल के या बेजेंटियम जो प्रोविंस है वहीं पर ही सिकुड़ कर रह गया। ये बाकी का रीजन जो है वो इनसे किन्होंने छीन लिया? तुर्क्स ने, सिलजुक्स ने, मेमलुक्स ने, एंड फाइनली ओस्मान्स ने, राइट। सो देन फाइनली इन 1453 जो ये बचा कुचा कॉन्स्टेंटिनोपल के आसपास वाला रीजन था रोमन से, इन्हें भी 1453 में ओस्मान मेहमद सेकंड ने जो है वो ओस्मान रूलर मेहमद सेकंड ने हराया, एंड दे एस्टेब्लिश द सल्तनत ऑफ रोम, राइट, जिसे हम ऑटोमन एम्पायर बोलते हैं। ओस्मान उथमान से वेस्टर्न हिस्टोरियंस ने उन्हें ऑटोमन एम्पायर कहा है। दे कॉल्ड देमसेल्व्स सल्तनत ऑफ रोम, राइट। अकॉर्डिंग टू देम दे रिप्लेस्ड द बाइजेंटियन रोमन्स and they established themselves as the Roman rulers, so they called themselves as Sultanate of Rome, right. And gradually they captured whole of this region, right. और अब तक जो है वो क्रूसेडर्स पूरी तरह परास्त हो चुके थे। सेल्जुक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट एक जनरल रहा है, क्या नाम है उसका एक सेकेंड, याद आ जाएगा मुझे थोड़ी देर में। सो ऑटोमन्स एस्टेब्लिश्ड, ये जो बाउंड्री मैंने अब आपको बनाकर दिखाई है, दिस वाज द बाउंड्री ऑफ, दिस वाज द पीक ऑफ द ऑटोमन एम्पायर। सो यू कैन सी दैट दे हैड कंट्रोल ओवर द पर्शियन गल्फ एज वेल एज द रेड सी। इस पूरे ट्रेड रूट पर उनका कंट्रोल था। दे हैड कंट्रोल ओवर ऑल द, लाइक ऑल द इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, अलेक्जेंड्रिया है, जेरूसलम है, सुएज है, कायरो है, मक्का है, यहाँ पर एंटियोक है, अडाना है, राइट, मोरेया है, यहाँ पर ट्रिपली है, ट्यूनिशिया है, राइट, एंड देन होल ऑफ द पॉन्टस, ब्लैक सी है, ठीक है। They had control over all these, and Constantinople, they had control over all these, Gallipoli, Constantinople, all these important trading ports. एंड क्रूसेडर्स जो है वो बहुत बुरी तरह हार चुके थे, एंड क्रूसेडर्स का जो है वो मन बहुत ज्यादा खट्टा हो गया था, यानी कि एक बहुत भयंकर राइवलरी डेवलप हो गई थी इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के बीच में, राइट। दोनों अपनी अपनी तरफ से कह रहे थे कि भैया हम जीते और क्रूसेडर्स हार गए, क्रूसेडर्स कह रहे थे नहीं भैया हम जीते और सैरासन्स हार गए। दोनों ने अपनी तरफ से प्रोपेगेंडा चलाया कि भैया क्रूसेडर्स ने हम पर बहुत ज्यादा अत्याचार किया, बहुत ज्यादा बार्बरिक थे क्रूसेडर्स, और क्रूसेडर्स ने कहा कि भैया नहीं, सैरासन्स बहुत ज्यादा बार्बरिक थे, राइट। तो एक यहां पर जो
इंपॉर्टेंट स्टेट्स डेवलप हुए क्रिश्चियंस के, जो स्पेनिश स्टेट था, बिकॉज सैरासन्स जो है वो मुस्लिम्स स्पेन वाले यानी कि इबेरियन पेनिनसुला पर कंट्रोल कर चुके थे. सो द क्रूसेडर्स दे एक्सपेल्ड, in fact they massacred many of मतलब Muslims and they converted them into Christians, right? And generally they expelled Muslims from this region. इतना ज़्यादा impact है अरेबिक लैंग्वेज का इस रीजन पर कि आज जो पोर्चुगीज और स्पेनिश या अदर जो डायलेक्ट्स इबेरियन पेनिनसुला में बोले जाते हैं उनमें देयर आर अ लॉट ऑफ वर्ड्स ऑफ अरेबिक एंड पर्शियन रूट्स, राइट. सो जो रोमांटिक लैंग्वेज है उस पर अरेबिक और पर्शियन लैंग्वेज की छाप जो है वो नजर आती है. बट व्हाट दे स्टार्टेड डूइंग, दे स्टार्टेड बर्निंग ऑल द ओल्ड डिक्शनरीज एंड दे स्टार्टेड ओमिटिंग आउट ऑल द अरेबियन एंड द पर्शियन वर्ड्स, सो दैट मतलब इस लेवल पर जो है वो अपने आप को वो अरब्स और पर्शियन से अलग कर रहे थे. तो यहाँ पर स्पेनिश स्टेट डेवलप हुआ, पोर्चुगीज स्टेट डेवलप हुआ, यहाँ पर फ्रैंकिया डेवलप हुआ, यहाँ पर होली रोमन एम्पायर था, राइट. यहाँ पर पोलिश स्टेट था, ऊपर इंग्लैंड जो है वो डेवलप हुआ, देन नॉर्डिक स्टेट्स थे, यहाँ पर इटालियन स्टेट्स थे. दो इंपॉर्टेंट सिटीज थी, जिनोवा एंड वेनिस. यहाँ के जो ट्रेडर्स थे इनका अरेबियन ट्रेडर्स के साथ बहुत लंबा पुराना रिश्ता था एंड दे मेंटेन्ड दैट रिलेशनशिप with these Arabian and Turk merchants, right? So when Ottomans took over whole of this region and crusade की एक बहुत bad memory जो है वो दोनों में ही थी, Saracens as well as Christians. इसका फायदा जो है वो अरेबियन तुर्क्स और these Italian traders ने उठाया. They acted as middle person, right, of middlemen of traders. और जो भी ईस्ट का गुड है, ईस्ट से जो आने वाला सामान है जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा थी, उसको बहुत भारी दामों में बेचा जाना शुरू किया यूरोपियन रीजन में, स्पेशली आफ्टर द लॉस ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1453 के बाद. इनफैक्ट उससे पहले से ही ये चल रहा था, लेकिन 1453 के बाद जो बची खुची भी जो यूरोप मतलब अदर क्रिश्चियन पावर्स की जो ट्रेडिंग पोर्ट थे या ट्रेडिंग स्टेशंस थे वो भी उनके हाथ से निकल गए. अब ज्यादातर जो है वो ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द ट्रेड वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ अरब्स एंड तुर्क्स इन दिस रीजन एंड ऑन द अदर साइड जेनोवीज एंड वेनिशियन ट्रेडर्स, राइट. अब आप कहेंगे सर आपने इतनी देर से बोल रहे हैं कि ईस्टर्न गुड्स की डिमांड बहुत ज्यादा थी, ऐसा क्या था कि भैया अगर यहां से ट्रेड जो है वो पॉसिबल नहीं है तो यूरोपियंस को घूम कर जो है वो जाना पड़ गया, बिकॉज दैट इज व्हाट ग्रेजुअली हैपेंड ना, कि यूरोपियंस जो है वो फिर घूम कर पहुंचे अफ्रीका को पार करके, मतलब पहुंचे इंडिया, नॉट जस्ट इंडिया, ऑल्सो साउथ ईस्ट एशिया एंड बोथ साइड, दोनों साइड, दूसरी साइड पैसिफिक ओशियन की तरफ से भी और अटलांटिक इंडियन ओशियन की तरफ से भी. So they circumnavigated whole of the world so that they could find independent direct sea routes to all these lucrative trading countries. ऐसा क्या था? So जैसे मैंने आपको बताया यूरोपियन रीजन जो है वो बहुत ठंडा रीजन है, ज्यादा प्रोडक्शन जो है वो यहाँ नहीं निकल पाता, राइट. बियॉन्ड एल्प्स, ये मेडिटेरेनियन वाला रीजन जो है फिर भी प्रोडक्शन देता है, बट बियॉन्ड एल्प्स जो है वो काफी ठंडा रीजन है, प्रोडक्शन ज्यादा नहीं निकल पाता, राइट. सो लोगों को डिपेंडेंट रहना पड़ता. एंड सिंस अग्रेरियन जो रिफॉर्म्स है, रेवोल्यूशंस हैं, वो 11th-12th सेंचुरी के बाद ही वहां पर आने लगे, प्रोडक्शन धीरे धीरे, यानी कि दे स्टार्टेड यूजिंग बेटर प्लॉज, दे स्टार्टिंग यूजिंग बेटर क्रॉप्स, दे स्टार्टेड यूजिंग बेटर क्रॉप मैनेजमेंट, राइट. बट स्टिल इट वाज नॉट सफिशिएंट टू फीड द पॉपुलेशंस. ऑल्दो ब्लैक डेथ ने, ब्लैक प्लेग ने जो है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है. ऑल्दो अगर मैं इतना ज़्यादा वर्ल्ड हिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा तो हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में कब एंटर करेंगे. बट आज का सेशन जो है वो इट इज़ जस्ट टू गिव यू एक वर्ल्ड हिस्ट्री वाला आपके पास बैकग्राउंड आ जाए, तो आप एक बार राइज ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज आप एक बार अच्छे से समझ जाएं, देन फिर एडवेंट ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज और फिर ग्रेजुअल राइज ऑफ ब्रिटिशर्स एज द पॉलिटिकल पावर इन इंडिया, आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है. सो क्या जरूरत थी? तो मैंने कहा कि यहां पर खाना जो है वो विरल है. अगर एग्रेरियन प्रोडक्शन ज्यादा नहीं है तो जानवरों पर, दूध पर जो है वो डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, राइट.
लेकिन जानवर और दूध में प्रॉब्लम ये है कि मीट बहुत जल्दी खराब हो जाता है। सो टू प्रिजर्व मीट, उसको अगर, क्योंकि रेफ्रिजरेशन की टेक्नोलॉजी नहीं थी, फिर आप कहेंगे सर ठंड इतनी ज्यादा है तो मीट खराब कैसे होगा, राइट? लेकिन पूरे साल तो ठंड नहीं है ना इतनी ज्यादा कि मीट खराब ना हो। कुछ महीने तो ऐसे हैं जहां पर जो है वो मीट खराब हो सकता है, और सर्दियों में भी मीट खराब हो सकता है जहां समय तक पड़ा रहे। सो टू प्रिजर्व द मीट दे यूज टू, क्या करते थे वो, उस मीट को कवर करते थे विद डिफरेंट स्पाइसेस, राइट, सो दैट पहली बात तो वो मीट प्रिजर्व्ड रहे, और दूसरी बात वो मीट जो है वो पैलेटेबल बने, खाया जा सके, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, ड्यू टू दिस अग्रेरियन जो चेंजेस आए, अग्रेरियन रेवोल्यूशन आप कह सकते हैं, यूरोप में आया 11वीं-12वीं सेंचुरी क्रूसेड्स के बाद, राइट, जो नई टेक्नोलॉजीज उनको मिली। उसके बाद जो एक एरिस्टोक्रेटिक वर्ग डेवलप हुआ, जिनके पास एक फ्यूडल स्ट्रक्चर, फ्यूडलिज्म के चलते जो है वो एरिस्टोक्रेटिक वर्ग की स्ट्रॉन्ग होल्ड बढ़ी, धीरे धीरे मोनार्क्स की जो है स्ट्रॉन्ग होल्ड बढ़ी, राइट। सो एरिस्टोक्रेट्स ऑन दीज मोनार्क्स एक दूसरे से कंपीट करने लगे लग्जरी में। तो लग्जरी गुड्स की जो है वो धीरे धीरे डिमांड जो है वो 11वीं-12वीं सेंचुरी के बाद बढ़ने लगती है। स्पाइसेस की डिमांड जो है वो बढ़ने लगती है, लग्जरी गुड्स की डिमांड बढ़ने लगती है। लग्जरी गुड्स में क्या, देखो इनके पास जो है वो कॉटन नहीं उगता यहाँ पर ज्यादा। कॉटन की डिमांड जो है वो कहां से पूरी कर रहे थे, ये इजिप्ट से कर रहे थे या इंडिया से कर रहे थे, इंडियन कॉटन या इजिप्शियन कॉटन। लेकिन जब धीरे धीरे अरेबियन रूलर्स एंड देन तुर्क्स ने कंट्रोल कर लिया, सेल्जुक्स एंड मेमलुक्स ने इस रीजन पर कंट्रोल कर लिया, तो इजिप्शियन कॉटन और इंडियन कॉटन बहुत महंगा पड़ने लगा। और यूरोपियंस के पास जो है वो वूल, खुद का वो वूल इंडस्ट्री उनके पास मौजूद थी, लेकिन वूल के साथ प्रॉब्लम ये है कि उसको धो नहीं सकते, उसको धो दिया तो वो श्रिंक हो जाता है और उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है बिल्कुल, राइट। सो एक सस्टेनेबल जो है वो गारमेंट या टेक्सटाइल है कॉटन। सो कॉटन बिकेम अ लग्जरियस प्रोडक्ट, एक लग्जरी बन गया कॉटन। सो कॉटन को इंपोर्ट करना, इन कॉटन ही नहीं सिल्क, और ऐसा नहीं है कि 11वीं-12वीं सेंचुरी के बाद ही हुआ, ये एंशिएंट टाइम से ही इजिप्शियन कॉटन, इंडियन कॉटन, चाइनीज सिल्क, इंडियन सिल्क, इजिप्शियन सिल्क, राइट। ये यहाँ के कारपेट्स, इस रीजन के कारपेट्स, ठीक है, पर्शियन और अरेबियन रीजन के कारपेट्स, इंडिया से स्टील का सामान, राइट, इंडिया से ज्वेलरी, इंडिया से स्टील, इंडिया से स्लेव्स, इंडिया से स्पाइसेस, साउथ ईस्ट एशिया से स्पाइसेस। यूरोपियंस को लगता था कि स्पाइसेस सारे इंडिया से आ रहे हैं, नहीं, इंडिया जो है वो स्पाइसेस साउथ ईस्ट एशिया से इंपोर्ट कर रहा है, उनको अपना सामान बेच रहा है, और फिर अरेबिया और यूरोप तक जो है वो स्पाइसेस पहुंचा रहा है। तो अरेबियन को तो पता था कि स्पाइसेस जो है वो स्पाइस आइलैंड से आ रहे हैं, साउथ ईस्ट एशिया से आ रहे हैं, लेकिन यूरोपियंस को लगता था जनरली स्पाइसेस जो है वो इंडिया से आ रहे हैं। उनको धीरे धीरे बाद में पता चला कि स्पाइसेस जो है वो अरेबिया मतलब साउथ ईस्ट एशिया से भी हैं, इंडिया में भी स्पाइसेस थे। तो इंडियन गुड्स की सामान जो है वो, या ईस्टर्न गुड्स की सामान बहुत ज्यादा थी, एंड ईस्टर्न गुड्स वर लग्जरी गुड्स फॉर यूरोपियंस। एंड यूरोप में जो नए सोशल क्लासेस डेवलप हुए थे, एरिस्टोक्रेट्स जो स्ट्रांग हुए, कुलीन वर्ग जो स्ट्रांग हुआ, मोनार्क्स जो स्ट्रांग हुए, एंड ग्रेजुअली मिडिल क्लास जो डेवलप होने लगा, दे डिमांडेड मोर एंड मोर दीज लग्जरी गुड्स, राइट। एंड केवल लग्जरी गुड्स नहीं, सस्टेनेंस के लिए भी जो सामान है उसकी डिमांड भी ज्यादा से ज्यादा होने लगी। तो इस डिमांड को फुलफिल करना जो है वो बहुत महंगा पड़ रहा था इन इंटरमीडियरीज के चलते, वेनिशियन और जेनोवीज ट्रेडर्स एंड अरेबियन एंड तुर्की ट्रेडर्स के चलते इन लग्जरी गुड्स की डिमांड को पूरा करना बहुत महंगा चल रहा था। इसको अगर आप कंबाइन कर दें रेनेसां की स्पिरिट ऑफ एडवेंचर से, नई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से, जो कार्टोग्राफी में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुई, जो एस्ट्रोनॉमी में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुई, जो क्या बोलते हैं कंपस नई टेक्नोलॉजीज डेवलप हुई, राइट, ड्यूरिंग दिस पीरियड 14th it started, the technological developments they started around 11th-12th centuries. So 12th century से ले लें, especially after the fall of the Constantinople, so in the 14th and then the 15th century जो technological developments हुई, इनके चलते अब लॉन्ग सी वॉयजेस जो है वो पॉसिबल हो सके। शिप बिल्डिंग में जो नई टेक्नोलॉजी सामने आई, लॉन्ग सी वॉयजेस वर नाउ पॉसिबल, बिकॉज यूरोपियंस के लिए अटलांटिक में उतरना बहुत खतरनाक था। उनकी छोटी शिप्स जो है वो अटलांटिक ओशन में नहीं उतर सकती थी ठीक से, लेकिन विद दीज न्यू टेक्नोलॉजीज
कार्टोग्राफी में यानी मैप मेकिंग में, राइट, मेरिडियन वाली टेक्नोलॉजी जो उन्होंने धीरे धीरे डेवलप करी, मैप मेकिंग की टेक्नोलॉजी जो नहीं, ऐसा नहीं कि मैप मेकिंग प्रेजेंट नहीं था, चाइनीज ने कंपास और मैप मेकिंग में बहुत पहले ही काफी महारत हासिल कर ली थी। सेम वाज द केस ऑफ अरेबियंस एंड पर्शियंस, राइट। लेकिन ये नई टेक्नोलॉजीज धीरे धीरे जब यूरोपियंस के हाथ में लगी, and with the reformation and renaissance, that spirit of adventure, the spirit of scientific inquiry, world history wale concept, I hope you are able to connect with all those, with all that scientific temperament that was developing in Europe during that time, and the monarchs were getting stronger, the economic support was there, monarch was getting stronger, there was a social change, a social support was there was philosophical and cultural support. All these combinedly helped in the rise of the European trading companies. But first it started with the rise of sea voyages. So Europeans started finding direct routes, क्योंकि उन्हें इतना तो पता था कि भैया दे ग्रेजुअली इस कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट किया जाने लगा कि भैया धरती गोल है, ये धरती गोल है वाला कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत पुराना है, राइट। अलेक्जेंड्रिया में, इजिप्ट वाले रीजन में मौजूद था ग्रीक टाइम से ही, देन बगदाद वाले रीजन में मौजूद था, भारत में भी जो है वो उसकी जानकारी थी, राइट। यूरोप में जो है वो बहुत बड़े लेवल पर उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे, बट विद रेनेसांस एंड रिफॉर्मेशन जब ये आइडियाज पहुंचने लगे कि धरती गोल है, अगर गोल है तो एक जगह से शुरू करेंगे तो वापस वहां आ जाएंगे, तो सरकम नेविगेशन का जो आइडिया अगर आया कि सरकम नेविगेट कर सकते हैं, तो भैया हमें जाने की जरूरत ही नहीं है, हमें ईस्ट जाने की जरूरत नहीं है टू फाइंड इंडिया और टू फाइंड चाइना और टू फाइंड साउथ ईस्ट एशिया। हम अगर वेस्ट जाएं, अगर हम वेस्ट जाते हैं तो हम ग्रेजुअली पहुंच जाएंगे कहां? अगर हम वेस्ट जाते हैं तो हम ग्रेजुअली पहुंच जाएंगे इंडिया, हम ग्रेजुअली पहुंच जाएंगे चाइना। सो दिस स्टार्टेड दी सी वॉयेजेस विद दी क्या इकोनॉमिक changes, with the political support, with the social support, with the philosophical and the cultural support. The sea voyages were possible, and with the sea voyages gradually developed the trading companies, right? Now अब आते हैं धीरे धीरे ट्रेडिंग कंपनीज की तरफ। So this map represent the sea voyages, right? So हमें क्या पता है जनरली, व्हाट इज द जनरल नॉलेज, दैट इट वाज क्रिस्टोफर कोलंबस जो कि सरकम नेविगेट करने की, मतलब बेसिकली आइडिया ये था कि इफ वी गो वेस्ट इनफ, अगर हम वेस्ट में जाते रहें तो ग्रेजुअली वी विल रीच ईस्ट, दिस वाज द आइडिया, राइट। सो ये पॉपुलर आइडिया ये है कि भैया कोलंबस जो है वो निकलता है यूरोप से, मतलब स्पेनिश वाले रीजन से, मतलब स्पेन पुर्तगाल वाले रीजन से निकलते हैं ये एक्सप्लोरर्स विद द स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, राइट। इन किस खोज में कि भैया अगर हम इनफ वेस्ट जाएंगे तो ईस्ट पहुंच जाएंगे, राइट। एंड एक्सीडेंटली वो ढूंढने निकले थे इंडिया, लेकिन कोलंबस एक्सीडेंटली जो है वो पहुंच जाता है इन ये मतलब क्यूबा वाले रीजन में, यानी कि इन दिस रीजन, यहाँ पर जो आइलैंड्स है, कैरिबियन सी में जो आइलैंड्स हैं, इन आइलैंड्स में पहुंच जाता है, राइट। और जनरली आपने क्या सुना है कि भैया जब वो वहां पर पहुंचा, और ये मैंने भी आपको क्लास में बताया है, बिकॉज दिस इज द जनरल नॉलेज, कि कोलंबस यहां पर पहुंचता है और यहां पर पहुंचकर कहता है कि भैया ये इंडिया है, और वापस जाकर बताता है कि मुझे इंडिया मिल गया। तो नेटिव्स को जो है वो यहां पर इंडियंस कहा जाना शुरू कर दिया, एंड दैट ग्रेजुअली नाम जो है वो पक गया इसके लिए, मतलब यहाँ के नेटिव्स के लिए, अमेरिकन नेटिव्स के लिए। दैट इज नॉट एंटायरली ट्रू, राइट। द टर्म दैट वाज यूज्ड बाय कोलंबस एंड देन बाद में कॉर्टेज द्वारा जो टर्म यूज की गई, इट वाज इंडियोस, यानी कि इंडिजिनस, बेसिकली वो इंडिजिनस कहना चाह रहे थे, लेकिन वो धीरे धीरे टर्म जो है वो इंडियन के रूप में डेवलप हो गया। देयर वाज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन ड्यूरिंग दिस टाइम, राइट। खैर उस डायरेक्शन में हमने जाना ही नहीं। सो ये मैं आपको मैप बताता हूँ कि कहाँ कहाँ से यूरोपियंस ने जो है वो धीरे धीरे एक्सप्लोरेशन शुरू करे। पहले सी वॉयेजेस शुरू हुए, ठीक है, सी वॉयेजेस शुरू हुए, उन्होंने ट्रेड करना शुरू किया। जब उन्होंने ट्रेड करना शुरू किया, उनको समझ आया कि यार मर्केंटाइल कैपिटलिज्म इज द मतलब राइट वे टू गो, राइट।
सो पहला फेज कैपिटलिज्म का शुरू होता है मर्केंटाइल कैपिटलिज्म, जहां मर्केंटाइल कैपिटलिज्म क्या होता है कि भैया एक जगह से सामान उठाया और दूसरी जगह जाकर सामान बेच दिया, और इस दलाली में जो है वो पैसा कमाया. सो दे स्टार्टेड वर्किंग एज एजेंट्स, मिडलमैन, दे स्टार्टेड वर्किंग एज agents, right? And that resulted into the development of trading companies, because इतने बड़े लेवल पर इतना पैसा नहीं था यूरोप में अभी कि बड़े लेवल पर जो है वो कंपनीज को फंड किया जा सके. एक व्यक्ति जो है वो इतने, क्योंकि एरिस्टोक्रेट्स दे वर टाइड टू देयर लैंड्स, देयर वाज फ्यूडलिज्म, फ्यूडलिज्म से धीरे धीरे मोनार्कीज डेवलप हो रही थी, बट मोनार्क्स देमसेल्फ दे डिडंट हैड सच लार्ज फ्लीट्स, इतनी बड़ी नेवीज वगैरह इनिशियली उनके पास नहीं थी 14-15 सेंचुरी में, राइट? और कोई अकेला मिडिल क्लास जो डेवलप हो रही थी, जो मर्चेंट वर्क डेवलप हो रहा था, वो मर्चेंट्स, क्योंकि 11-12 सेंचुरी से ही ट्रेड जो है वो धीरे धीरे एस्टेब्लिश हो गया था, क्योंकि करने गए थे क्रूसेड, लेकिन एस्टेब्लिश कराए थे ट्रेडिंग रूट, जिससे धीरे धीरे एक मिडिल क्लास डेवलप हो रही थी, एक मर्चेंट क्लास डेवलप हो रही थी, जिनमें से दो बड़े रीजन थे, जेनोवा एंड वेनिस, जहां पर काफी स्ट्रॉन्ग मर्चेंट क्लास डेवलप हो गई थी. बट दैट वाज द केस ऑफ स्पेन, फ्रांस एंड इंग्लैंड आल्सो, राइट? सो ये जो मर्चेंट वर्ग है, इनके पास भी, अकेले के पास इतना पैसा नहीं था कि ये फंड कर सकें लार्ज फ्लीट्स ऑफ ट्रेडिंग, मतलब शिप्स जो कि सरकम नेविगेट करें पूरी धरती को और अलग अलग जगह जाकर ट्रेड कर सकें. तो छोटे छोटे बहुत सारे मर्चेंट्स साथ में आकर जुड़ गए एंड दे स्टार्टेड फॉर्मिंग कंपनीज, राइट? दिस इज हाउ सी वॉयजेस से धीरे धीरे जो है वो ट्रेडिंग कंपनीज डेवलप होती हैं, राइट? So first I have explained you the need for, what was the need for these sea voyages. So मैं आपको right from the ancient time से लेकर गया. So this was the Ottoman Empire. Here we had, so this is let's say the 15th century की बात करें, last of the 15th century. So last of the 15th century, यहाँ पर Ottomans were at, काफी strength थी Ottomans की, तुर्क्स की बेसिकली. यहाँ पर सफाविद्स थे, इंडिया में मुगल्स काफी स्ट्रांग थे, चाइना में मिंग डायनेस्टी थी, एंड दिस जावा सुमात्रा वाले रीजन में, मलाया वाले रीजन में काफी सारे छोटे बड़े राज्य जो है वो मौजूद थे, राइट? सो दीज यूरोपियन स्टार्टेड सेलिंग टुवर्ड्स वेस्ट, एंड इन देयर एक्सप्लोरेशन टुवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट जाने जब वो लगे तो कोलंबस को मिल गया अमेरिका, राइट? कोलंबस के बाद जो कोलंबस ने एक ट्रिप लगाई 1492, राइट? देन ही रिटर्न्ड. Then again his trip was of 1493-94, again he returned with a lot of profits. उसके बाद जाते हैं अमेरिगो वेस्पूची, जिनके नाम पर अमेरिकाज रखा गया इन न्यू वर्ल्ड को. कोलंबस कॉल्ड दिस रीजन एज न्यू वर्ल्ड, राइट? देन अगर ये हमें, अगर यूरोपियंस को ये पता चला कि भैया वेस्ट में जो है वो न्यू वर्ल्ड है, तो यानी कि उसके पार जो है वो हमें जाना पड़ेगा ईस्ट तक पहुंचने के लिए. तो अब होड़ शुरू हुई, अब कंपटीशन शुरू हुआ कि इस न्यू वर्ल्ड को पार करके जाया जाए, न्यू वर्ल्ड को क्रॉस किया जाए. सो इनिशियली ये सभी टेक्नोलॉजीज जो हैं वो अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रहे थे स्पेन एंड पोर्टुगल. एंड स्पेन एंड पोर्टुगल के रूलर्स लाइक हेनरी है, हेनरी द नेविगेटर, एंड अदर रूलर्स लाइक यहाँ पर एलिजाबेथ नहीं, कैथरीन, राइट? और भी कई सारी जो है वो ऐसे रूलर्स थे स्पेन के, पोर्चुगल के, फ्रांस के, जो कि सपोर्ट कर रहे थे अपने मर्चेंट्स को कि जाओ हम तुम्हें पैसा देते हैं. एंड ऑल्सो पोप ऑफ रोम जो है वो सपोर्ट कर रहे थे स्पेनिश और पोर्चुगल रूलर्स को कि हम आपको जो है वो आदेश देते हैं कि आप जो है वो नए रीजन्स ढूंढिए और वहां पर जाकर क्रिश्चियनिटी को फैलाइए. क्योंकि अभी तक क्या उन्हें समझ आ रहा था, यूरोपियंस के अकॉर्डिंग क्या था, कैथोलिक्स के अकॉर्डिंग क्या था, कि जहां जहां तक इस्लाम फैल गया वहां तक ट्रेड मजबूत हो गया, इस्लाम का ट्रेड मजबूत हो गया. तो अगर हमें ट्रेड अपना मजबूत करना है तो क्रिश्चियनिटी फैलानी पड़ेगी. तो पोप ने जो है वो स्पेनिश और पोर्चुगीज इन ट्रेडर्स को, जिनके पास स्पिरिट ऑफ एडवेंचर था, इन सी वॉयजर्स को कहा कि भैया जहां जहां पर जा रहे हो वहां जाकर आप क्रिश्चियनिटी जो है वो फैलाना शुरू करो. सो जेसुइट्स, पोर्चुगीज जेसुइट्स जो है वो अपने मिशन लेकर पहुंचे. फिर धीरे धीरे रेफॉर्मेशन होता है, राइट? रेनेसां होता है, रेफॉर्मेशन होता है, तो डच एंड इंग्लिश मिशंस भी जो है वो जाती हैं कन्वर्जन्स के
कन्वर्जन्स करने के लिए। जब मेडिवल इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं तो मैं अकबर में आपको बताऊंगा कि अकबर ने 2-3 मिशंस पोर्चुगीज के बुलाए अपने पास, और पोर्चुगीज बहुत खुशी खुशी गए, पोर्चुगीज प्रीस, कि भैया हम अकबर को जाकर जो है वो कन्वर्ट कर देंगे, उसकी कोर्ट में कई लोगों को कन्वर्ट कर देंगे, जो कि हुआ नहीं। ठीक है। सो व्हाट इज द जनरल नॉलेज दैट इट इज क्रिस्टोफर कोलंबस जिसको न्यू वर्ल्ड मिला, लेकिन ऐसा नहीं है। क्रिस्टोफर कोलंबस अराउंड 1500 के आसपास जो है वो अमेरिका पहुंचते हैं, राइट, 1493 1492, राइट। बट उससे बहुत पहले वाइकिंग्स या नॉर्डिक पीपल ऑन वाइकिंग मिशंस। वाइकिंग इज अ वेरी मतलब डिबेटेड वर्ड कि वाइकिंग का एक्चुअल मतलब क्या होता है, राइट। ज्यादा बेटर वर्ड है नॉर्डिक या डेन्स कहना, राइट। डेन्स वर फ्रॉम डेनमार्क एंड नॉर्डिक वर फ्रॉम दिस रीजन. So Nordic and Danes, they raided the region of England and France. They established themselves there. Then they raided the region of Ireland. Then they raided the region of Iceland. And from Iceland, gradually they reached Greenland. और फिर Greenland से फिर वो Newfoundland तक पहुँचते हैं, Canada तक पहुँचते हैं. And this happened almost 500 years before Christopher Columbus. So the first earliest Europeans to reach America was not Christopher Columbus, but श्रेय जो है वो दिया जाता है एक नॉर्डिक एक्सप्लोरर को जिसका नाम है लीफ एरिक्सन एंड और भी कई जो है वो इस तरह के नॉर्डिक पहुंचे, बट उसके बाद वो अपने आप को ज़्यादा अंदर तक नहीं एस्टेब्लिश कर सके, बिकॉज उनके पास भी बहुत प्रिमिटिव टेक्नोलॉजीज थी, यहाँ के नेटिव्स के पास भी बहुत प्रिमिटिव टेक्नोलॉजीज थी, तो वो बहुत घुल मिल गए वहाँ पर, यानी कि डाइल्यूट हो गए, वो उस तरह का इम्पैक्ट नहीं डाल सके जिस तरह का इम्पैक्ट डालने में कामयाब रहे कोलंबस, राइट। सो एक तो गया कोलंबस पहुंचा, ठीक, उसके बाद अमेरिको वेस्पूची जाता है स्पेन वाले रीजन से ही, राइट। फिर धीरे धीरे डचेज एंड इंग्लिश एंड पोर्चुगीज को भी समझ आता है कि नहीं, हमें भी जो है वो करना शुरू करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, ऐसे नहीं चलेगा काम, राइट। सो इंग्लैंड से कैबट का एक मिशन जाता है, वो न्यू फाउंडलैंड, सो दिस इज नॉट द न्यू फाउंडलैंड, दिस इज न्यू फाउंडलैंड, राइट। सो वाइकिंग्स रीच्ड टिल दिस रीजन न्यू फाउंडलैंड। इंग्लिश जो है वो कैबट के अंडर न्यू फाउंडलैंड और दिस ईस्टर्न कोस्ट वाला जो रीजन है, जो 13 कॉलोनीज बाद में बनी, यहाँ तक जो है वो ट्रेड करके गए, यहाँ पर मतलब प्रोब करके गए कि भैया क्या है इधर, राइट। देन पोर्चुगीज का मिशन जाता है अंडर मैजेलन, पोर्चुगीज नहीं, इंग्लिश का एक और मिशन जाता है अंडर ड्रेक, वो बहुत बाद में है, लेकिन उससे पहले पोर्चुगीज के कुछ मिशन है काबराल, और एक और मिशन है वास्को ड गामा का, राइट। काबराल का मिशन जो है वो पहुंचता है केवल ब्राजील तक, राइट। एंड देन काबराल जो है वो वास्को ड गामा के बाद जो है वो फिर केप ऑफ गुड होप को पार करते हुए फिर धीरे धीरे इंडिया पहुंचता है। बट बिफोर काबराल एंड बिफोर इनफैक्ट वास्को ड गामा, एक बहुत ही मतलब दिस इज अ वेरी डिबेटेड पॉइंट, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, एक सीक्रेट मिशन जो है वो भेजा गया था, एक बहुत अंडर डिस्गाइज और बहुत रिश्वत देकर, कि भैया क्रिश्चियंस मतलब स्पेनिश लोग जो है वो जाइए ऑटोमन्स के रास्ते यानी रेड सी के रास्ते एक बार देख कर आइए इंडिया में, वो जो फैबुलस वेल्थ हमने सुनी है वो वैसी है भी या नहीं। तो एक सीक्रेट मिशन जो है वो वास्को ड गामा से पहले जो है वो भेजा गया था अराउंड 1495-1494 के आसपास, राइट। जब पता चला कि भैया सच में उस तरह की फैबुलस वेल्थ जो है वो इंडिया में है, देन वास्को ड गामा स्टार्टेड सेलिंग टुवर्ड्स इंडिया, राइट। वास्को ड गामा जो है वो केप ऑफ गुड होप तक पहुंचते हैं, और फिर वहां से जो है वो एक गुजराती गुजराती सेलर जो है वो उनको कैलिकट तक पहुंचाता है, और फिर जमोरिन जो कि अरेबियन ट्रेडर से काफ़ी समय से ट्रेड कर रहे थे, अरेबियन ट्रेडर्स कहते हैं कि भैया आप जो है वो क्रिश्चियंस को अलाउ ना करें, क्रिश्चियन से हमारा 36 का आंकड़ा है, लेकिन जमोरिन को लगा मोर द मैरियर, जितने ज़्यादा जो है वो कंपटीशन होगा उतना ज़्यादा मेरे लिए ही फ़ायदा है। सो दे प्रोटेक्टेड पोर्चुगीज़ इनिशियली, बट बाद में पोर्चुगीज़ ही बहुत महंगे पड़े इंडियन रूलर्स पर, उन्होंने जो पॉलिसीज अपनाई वो बहुत खतरनाक थी, बाद में जो है वो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको सी वॉयजेस बता दूं, मेजर सी वॉयजेस जो है वो क्या क्या होते हैं।
नाउ अप टिल दिस टाइम जो मिंग डायनेस्टी है, जो चाइनीज हैं, उन्होंने क्या पॉलिसी अपना ली थी कि भैया हम लंबी दूरी तक सी वॉयजेस नहीं भेजेंगे, राइट, बिकॉज उनके अपने जो है वो रीजन थे, वो उससे पहले भी काफी लंबे समय तक डोमिनेट जो है वो साउथ चाइना सी में, जिस तरह चाइना आज की डेट में साउथ चाइना सी पर डोमिनेट कर रहा है, पहले भी चाइना का डोमिनेशन था इस रीजन में, और जापान के साथ काफी लंबे समय तक उनका कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा टू डोमिनेट दिस रीजन. सो चाइनीज वर ट्रेडिंग इन दिस रीजन, एंड चाइनीज शिप्स जो है वो काफी बड़ी, काफी स्ट्रांग थी. दे वर एबल टू नेविगेट इन इंडियन ओशन, राइट. इंडियन रूलर्स के पास जो है वो उस तरह की फ्लीट्स नहीं थी, क्योंकि इंडियन यहां पर कल्चर क्या चल रहा था बिफोर द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस मतलब समझ रहे हैं, वो इतने भूखे थे कि इतना ज्यादा ट्रेड उनको हजम नहीं हुआ, राइट. और वो इतने भूखे रीजन से आ रहे थे, इतने ज्यादा कंपीटिंग रीजन से आ रहे थे कि जब वो इंडिया वाले रीजन यहां पर पहुंचे तो वो घुलने मिलने के बजाय उन्हें सप्रेस करना ज्यादा सही समझा उन्होंने. जबकि इंडिया में अरेबियन ट्रेडर्स, इंडियन ट्रेडर्स, मतलब इंडियन ओशन में अरेबियन ट्रेडर्स, इंडियन ट्रेडर्स, साउथ ईस्ट एशियन ट्रेडर्स, चाइनीज ट्रेडर्स एंशियंट टाइम से ही ट्रेड करते आ रहे थे, और ऐसी कोई खास जरूरत नहीं पड़ रही थी किसी भी स्टेट को कि बड़ी नेवीज बनाई जाएं, बड़ी फ्लीट्स बनाई जाएं और दूसरों को मतलब हराया जाए और नेवल एम्पायर जो है एस्टेब्लिश की जाए. क्यों? क्योंकि जो ट्रेड था वो बहुत बहुत सफिशिएंट था, जितना ट्रेड था, राइट. सो ना ही अरेबियन रूलर्स के पास, अरेबियन ट्रेडर्स के पास इन दिस रीजन, ना ही इंडियन ट्रेडर्स के पास, ना ही साउथ ईस्ट एशियन ट्रेडर्स के पास, और ना ही चाइनीज एंड जापानीज ट्रेडर्स के पास इनफैक्ट उस लेवल पर फ्लीट, उस लेवल पर आर्माडा जो है वो मौजूद थे, जिस लेवल के फ्लीट्स आर्माडाज यूरोपियंस अपने साथ लेकर आए. और जैसे मैंने आपको कहा, चाइना जो कि बना सकता था उस तरह की फ्लीट, उस तरह की बड़ी शिप्स जो है वो चाइना के पास मौजूद थी. चाइनीज रूलर्स ने ये पॉलिसी अपनानी शुरू करी दैट वी विल नॉट गो फार, दूर दूर तक हम जो है वो ट्रेड नहीं करेंगे. सो पोर्चुगीज के लिए रास्ता और खुल गया. सो वास्को ड गामा एंड देन फॉलोड बाय वास्को ड गामा cabral रीचेस, राइट. फिर सरकम नेविगेशन का जो है वो यूरोपियंस में भूत सवार हुआ कि अब तो हमें सरकम नेविगेशन करना है भैया, पूरी दुनिया को, मतलब पूरी दुनिया का चक्कर लगाना है, राइट. सो डच एंड फ्रेंच एक्सप्लोरर्स स्टार्टेड डूइंग दिस, क्योंकि पोर्चुगीज ने कंट्रोल कर लिया इन दिस रीजन, केप ऑफ गुड होप, और यहां से वो जाने नहीं दे रहे थे किसी और यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी या ट्रेडिंग शिप्स को, राइट. पोर्चुगीज ने कंट्रोल कर लिया इस पूरे रीजन में, यानी कि अटलांटिक ओशन से लेकर केप ऑफ गुड होप एंड देन इंडियन ओशन पर. दे एस्टेब्लिश्ड देयर सी एम्पायर, एक ओशियनिक एम्पायर, स्टाडोडा इंडिया जो है उन्होंने एस्टेब्लिश किया, एक कार्टाज सिस्टम जो है वो उन्होंने अप्लाई किया, राइट. एक पूरा एक ओशियन एम्पायर एस्टेब्लिश किया जिसमें इंडियन ओशियन, अटलांटिक ओशियन एंड अप टिल मतलब साउथ ईस्ट एशिया उन्होंने डोमिनेशन जो है वो एस्टेब्लिश किया. तो केप ऑफ गुड होप के रास्ते जो है वो यूरोपियन ट्रेडर्स को वो नहीं आने दे रहे, अदर यूरोपियन ट्रेडर्स को. तो अगर ब्रिटिशर्स को, डच को, फ्रेंच को अगर वेस्ट के लिए डायरेक्ट रूट चाहिए तो केप ऑफ गुड होप के रास्ते तो उनको जाने नहीं दे रहे. तो उनके लिए क्या रास्ता बचा, क्या ऑप्शन बचा कि भैया अब न्यू वर्ल्ड जो हमें मिला है उसको पार करके जाया जाए, राइट. सो फर्स्ट मैजेलिन जो है वो ये काम जो है वो पहले कौन करते हैं, मैजेलिन करते हैं. कहां से? ये ब्रिटिशर्स और यानी कि इंग्लिश और डचेस के लिए सरकम नेविगेट करना पॉसिबल है भी या नहीं, ये पहले स्पेनिश एंड पोर्चुगीज मर्चेंट्स ने करके दिखाया, राइट. पहले मैजेलिन जाते हैं 1519 में, राइट. मैजेलिन क्रॉस करते हैं केप हॉर्न को, स्ट्रेट ऑफ मैजेलिन के नाम पर नाम रखा जाता है. मैजेलिन एंड डेलकानो क्रॉस करते हैं फिर पैसिफिक को, और देन दे रीच द अदर साइड. पैसिफिक को क्रॉस करके वो बहुत मुश्किल से पहुंचते हैं फिलीपींस, एंड देन फिलीपींस के रास्ते चाइना, एंड देन ग्रेजुअली जापान. सो जेसुइट्स जो है वो मकाओ में अपनी इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पोर्ट एस्टेब्लिश करते हैं, इन दिस कोरिया में एस्टेब्लिश करते हैं, जापान में एस्टेब्लिश करते हैं, ईडो में पहुंच जाते हैं वो बाद में जिसको टोक्यो कहा गया, ठीक है. सो एंड साउथ ईस्ट एशिया में भी. सो फर्स्ट डचेस वर एबल टू सर्कम नेविगेट. सो केप ऑफ गुड होप एज वेल एज स्ट्रेट ऑफ मैजेलन, राइट, टिल मतलब, और फिर
पैसिफिक ओशियन के जो इंपॉर्टेंट बीच बीच में जो भी आइलैंड्स उनको मिले उन सभी को एक्सप्लोर करते हुए वो वेस्ट को ईस्ट से जोड़ सके दोनों रास्ते से। और दोनों पर ही स्पेनिश और पोर्चुगीज ने बहुत बड़े लेवल पर कंट्रोल एस्टेब्लिश कर लिया, राइट। और वो बाकी यूरोपियन ट्रेडर्स को ट्रेड ना करने देते। जिस तरह की मोनोपोली पहले वेनिशियन और जेनुइज ने कहां पर एस्टेब्लिश कर रखी थी, मेडिटेरेनियन सी के ट्रेड पर एस्टेब्लिश कर रही थी, उसी तरह अब स्पेनिश और पोर्चुगीज ने अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन में जो है वो अपनी ट्रेडिंग मोनोपोलीज एस्टेब्लिश करी, राइट। और बाकी ट्रेडर, बाकी जो उभरते हुए स्टेट्स थे, जो मोनार्कीज जो उभर रही थी, यानी कि फ्रेंच, ब्रिटिशर्स एंड डच, उनको वो कंपीट नहीं करने दे रहे थे। सो फॉर अ लॉन्ग टाइम ब्रिटिशर्स और फ्रेंच और डचेस जो हैं वो नहीं एक्सप्लोर कर पा रहे थे। बट देन ब्रिटिश, इंग्लिश और डचेस का एक जॉइंट वेंचर निकलता है अंडर ड्रेक 1577 1580। ऑलमोस्ट आप देख रहे हैं मैजेलन 1519, सो ऑलमोस्ट 50-60 ईयर्स लेटर। इतने लंबे समय तक पोर्चुगीज ने सीक्रेट रखा द रूट ऑफ केप ऑफ गुड होप एंड द रूट ऑफ दिस स्ट्रेट ऑफ मैजेलन, काफी क्लोजली केप्ट सीक्रेट था। लेकिन ड्रेक के अंडर जो है वो एक वॉयज जाता है, राइट। सो ड्रेक यहाँ पर गैलापागोस आइलैंड्स हैं, वहां क्रॉस करते हुए, यानी कि सरकम नेविगेट करता है पूरा थ्रू आउट दी वेस्ट, मतलब न्यू वर्ल्ड, राइट। देख रहे हैं आप साउथ अमेरिका एंड देन नॉर्थ अमेरिका। और फिर जो है वो ड्रेक मूव करता है हवाईयन आइलैंड से होते हुए ईस्ट की तरफ, राइट। एंड अगेन ड्रेक रीचेस टू फिलीपींस, फिलीपींस तक पहुंचता है, मनीला तक पहुंचता है, मकाओ तक पहुंचता है, जापान तक। फिर धीरे धीरे इंग्लिश और डच जो है वो यहां पर भी पहुंचना शुरू कर देते हैं, ठीक है। एंड देन ड्रेक रिटर्न्स जावा वाले, सुमात्रा वाले रीजन में। बहुत मुश्किल से मतलब अगले 60 सालों में धीरे धीरे पोर्चुगीज का कंट्रोल जो है वो मतलब ऐसा नहीं कि पोर्चुगीज का कंट्रोल कम हो रहा है, पोर्चुगीज का कंट्रोल मौजूद है, लेकिन ब्रिटिशर्स और डचेस का कंट्रोल भी बढ़ता जा रहा है। सो 60 साल लगे उनको नेगोशिएट करने कि भैया मतलब केयरफुली दे नेविगेटेड थ्रू द रीजन्स दैट वर क्लोजली केप्ट सीक्रेट ऑफ पोर्चुगीज एंड स्पेनिश। एंड ड्रेक का जो है वो फाइनली कवर हो जाता है पूरा साउथ ओम होते हुए, मतलब पूरा वॉयज कंप्लीट हो जाता है टू सरकम नेविगेट अर्थ, राइट। फिर उसके बाद फ्रेंच जो है वो कार्टर के अंडर, बीच में फ्रेंच कार्टर के अंडर जो है वो पहुंचते हैं अमेरिका, ठीक है। सो दीज वर दी मेजर सी वॉयजेस। एक बार जब ब्रिटिशर्स को और डचेस को डायरेक्ट रूट मिल गया, राइट, सरकम नेविगेट कर लिया, एंड पैरेलली ऑलमोस्ट 1 सेंचुरी तक इस पूरे ओशियानिक एम्पायर्स पर स्पेनिश और पोर्चुगीज का कंट्रोल था। लेकिन इन 1588 जब ब्रिटिशर्स ने स्पेनिश आर्माडा को हराया, राइट, उसके बाद जो है वो ब्रिटिश, स्पेनिश और पोर्चुगीज कंपनी, ट्रेडिंग कंपनीज का है, या बेसिकली जो इनके पायरेट्स हैं, या जो धीरे धीरे बताऊंगा क्या क्या स्ट्रेटजीज जो है वो पोर्चुगीज फॉलो कर रहे थे, राइट। तो उनका बेसिकली इन्फ्लुएंस कम होता गया एंड दे वर रिप्लेस्ड बाय न्यू जनरेशन ऑफ कंपनीज, जो कि कौन थी? ब्रिटिशर्स एंड डच। सो स्पेनिश एंड पोर्चुगीज वर रिप्लेस्ड बाय ब्रिटिशर्स एंड डच, एंड लेटर फर्स्ट डचेस एंड देन ब्रिटिशर्स, एंड देन लेटर फ्रेंच जो है वो 1664 के अराउंड ज्वाइन करते हैं इस रेस को, ठीक है। नेक्स्ट मैप में अगर आप देखें, सो दिस इज, ये जो व्हाइट लाइंस है, दीज आर द प्रिंसिपल इंडियन ओशियन ट्रेड रूट्स जो कि पुराने समय से चले आ रहे हैं। ये जो ग्रीन लाइन है, मिंग डायनेस्टी की वॉयजेस हैं और एक्सप्लोरेशन एंड डिप्लोमेसी 1405 से 1433, उसके बाद इन्होंने बंद कर दी मिंग डायनेस्टी ने, ठीक है। सो मिंग डायनेस्टी भी काफी दूर तक जो है वो पहुंच सकी, ठीक। देन दिस, ये जो आपको पर्पल मेजेंडा जो कलर नजर आ रहा है, ये है फिर पोर्चुगीज लैंडमार्क वॉयजेस ऑफ पोर्चुगीज क्राउन, पेड्रो डा कोविला, द सीक्रेट इंटेलिजेंस मिशन, एंड देन वास्को डा गामा का। सो पहले सॉरी नॉट पेड्रो बट पेरो डा कोविला। सो पहले इंडिया के क्या क्या ट्रेड चल रहे हैं, सो आप देख रहे हैं, दीज आर दी, एक्चुअली आप देख रहे हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट। अच्छा, मैं आपको पहले लेजेंड पूरा पढ़ा देता हूँ क्या क्या है।
यस, ये जो पर्पल डॉट्स हैं दीज आर दी पोर्चुगीज ट्रेडिंग पोस्ट विद ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। धीरे धीरे पोर्चुगीज हम देखेंगे कहां कहां पर ट्रेडिंग पोस्ट जो है वो एस्टेब्लिश करते चले। ठीक है, पहले तो ये सफेद लाइंस, राइट। सो पुरानी जैसे कैलिकट है, सो कैलिकट वाज ट्रेडिंग, रेड सी से ट्रेड हो रहा है, रेड सी से जो है वो कहां तक, स्वेज तक ट्रेड हो रहा है, फिर जमीनी रास्ते से अलेक्जेंड्रिया पहुंच रहा है, फिर अलेक्जेंड्रिया से पहुंच रहा है यूरोप में। ठीक है, और क्या क्या सामान जा रहे हैं सब देखिए यहां पर, एम्बरजीज, कारपेट्स, पोर्सिलिन, कॉटन, क्योर्ड फिश, जेम्स, गोल्ड, ग्रेन, हॉर्सेस, इंसेंस, इंडिगो, आइवरी, मेटल वियर, पर्ल्स, परफ्यूम्स, राइस, सिल्क, सिल्वर, स्लेव, स्पाइसेस, शुगर, टी, टेक्सटाइल एंड टिम्बर। ठीक है, सो अच्छा, ये मैप एक्सप्लेन करने से पहले ना मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स जो है वो समझाना चाहता हूँ पहले। इन मैप्स में मैं फिर जाऊंगा। ठीक है, ये मैप है, एक ये मैप है, राइट। सो राइज ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज, right? So what were the reasons of the rise of European trading company? It was not the, it's a combination of a region. ठीक है, there is a economic region, a political region, a social region and a cultural region. आप कल्चरल कह सकते हैं, रिलीजियस कह सकते हैं, राइट। एक एक करके हमें इन्हें समझना जरूरी है। इकोनॉमिक रीजन क्या है भाई? इकोनॉमिक रीजन क्या है? मैंने आपको बताया ही, दी राइज ऑफ दी अग्रेरियन रिफॉर्म्स जो यूरोप में हुए। ठीक है, अग्रेरियन रिफॉर्म्स के चलते यूरोप में प्रोडक्शन बढ़ा तो पैसा बढ़ा एरिस्टोक्रेट्स और मोनार्क्स के पास। एंड नॉट जस्ट दैट, ट्रेडिंग, मैंने आपको बताया ना, क्रूसेड्स के चलते ही ये अग्रेरियन रिफॉर्म्स हो सके। ये धीरे धीरे टेक्नोलॉजीज यूरोप तक पहुंची, राइट, जो कि ईस्ट, मिडल ईस्ट और ईस्ट यूज कर रहा था टेक्नोलॉजीज को काफी लंबे टाइम से, वो यूरोप में पहुंचती हैं। अग्रेरियन रिफॉर्म आता है, नए ट्रेडिंग, लैंड ट्रेडिंग रूट्स और सी ट्रेडिंग रूट्स जो है वो डेवलप होते हैं अरब के साथ, राइट, जिससे धीरे धीरे एक मर्चेंट क्लास भी जो है वो डेवलप हो रही है, एक मिडिल क्लास भी डेवलप हो रही है। ठीक है, सो द राइज इन एग्रीकल्चर, दिस रिजल्टेड इनटू rise in the economic status of social elites. So rise of aristocrats, जो कुलीन वर्ग है, जो एरिस्टोक्रेटिक क्लास है, उसका राइज होता है, राइट। ग्रेजुअली कुलीन वर्ग, एरिस्टोक्रेट्स ज्यादा स्ट्रांग हो गए तो फ्यूडलिज्म स्ट्रांग होगा, लेकिन जैसे जैसे हम रेनेसां की तरफ बढ़ेंगे तो मोनार्की स्ट्रांग हो जाएगी, राइट। सो एरिस्टोक्रेट्स एंड देन ग्रेजुअली मोनार्क्स, राइज ऑफ एरिस्टोक्रेट्स एंड देन ग्रेजुअली राइज ऑफ मोनार्क्स, राइट। देन the fall of, with the fall of Constantinople in 1453, next economical change जो आया, that was monopoly over the trade routes, right, control over trade, किसका कंट्रोल? इटालियन एंड अरेबियन ट्रेडर्स का। ना इटालियन यानी जेनोवीज एंड वेनिशियन ट्रेडर्स, एंड देन अरेबियन ट्रेडर्स का जो कंट्रोल बढ़ा किस पर? मेडिटेरेनियन ट्रेड, रेड सी से ट्रेड और पर्शियन गल्फ यानी कि वेस्ट ईस्ट से आने वाला जो ट्रेड है उस पर जब इनका कंट्रोल बढ़ा, दैट रिजल्ट, ये मैंने आपको समझा दिया, मैं जस्ट आपको पॉइंट लिखवा दूं, राइट। देन व्हाट एल्स, और क्या क्या चेंजेस आप मेंशन कर सकते हैं इकोनॉमिक चेंजेस में?
या सो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस व्हाट, मैंने आपको बताया है कि भैया सी वॉयजेस हुए, सी वॉयजेस से हमें क्या मिल गया, सॉरी यूरोपियंस को क्या मिला सी वॉयजेस से, न्यू वर्ल्ड मिल गया। न्यू वर्ल्ड में उन्हें क्या मिला, न्यू वर्ल्ड में, न्यू वर्ल्ड यानी कि अमेरिकाज जो नाम उन्होंने रखा न्यू वर्ल्ड का, अमेरिकाज में मिला उनको भर भर के गोल्ड एंड सिल्वर। उन्होंने देखा कि यहाँ के नेटिव्स के पास जो है वो गोल्ड एंड सिल्वर बहुत है, और यहाँ पर तो नीचे पड़ा हुआ है गोल्ड एंड सिल्वर, और हम गोल्ड एंड सिल्वर के लिए कब से कितने सैकड़ों सालों से जो है वो लाठी तलवार लेकर जो है वो लड़ रहे हैं, और यहाँ पर ऐसे जमीन पे पड़ा हुआ है गोल्ड एंड सिल्वर। क्योंकि देखिए अगर यूरोपियन ईस्ट के साथ ट्रेड करना चाहते थे तो बदले में देते क्या, उनके पास था ही क्या ऐसा। मान सकता हूं कि उनके पास घोड़े थे, ठीक है, घोड़े हम उनके यूज कर सकते थे, लेकिन ज्यादा भी नहीं। क्यों? क्योंकि उनके सर्दी वाले घोड़े, उनके पास वर्क हॉर्सेस थे, मजबूत बड़े घोड़े थे, लेकिन वो बहुत ठंडे एरिया में रहने वाले घोड़े थे। इंडिया में जो है वो उस तरह के घोड़े कामयाब नहीं, इंडिया में अरबी घोड़े जो है वो कामयाब है, राइट, हल्के गठीले और जो गर्मी सह सके। तो घोड़े थे उनके पास ट्रेड करने को, लेकिन वो भी इतना कामयाब नहीं थे। वो हमें घोड़े जो है वो हमें अरब से मिल जा रहे थे, अरबी घोड़े हमें अच्छी क्वालिटी के मिल जा रहे थे, जो कि हमारे लिए काफ़ी फिजिबल थे, हल्के गठीले और मतलब लाइट कैवलरी के लिए बहुत मतलब उपयोगी, जो कि उस समय की जो मुस्लिम फोर्सेस थी लाइट कैवलरी को ही यूज़ करते, धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग कर रही थी अपने आप को। देन मराठास भी जो है वो गुरिल्ला वॉरफेयर के लिए लाइट कैवलरी का जो है वो यूज़ कर रही थी। फॉर देम हॉर्सेज वर, लाइट हॉर्सेज वर नेसेसरी, राइट। उसके अलावा और क्या ट्रेड कर सकते थे? अपनी वूल इंडस्ट्री वो हमारे साथ ट्रेड करते। था क्या यूरोपियंस के पास हमें देने के लिए? बहुत कम चीज़ें थी यूरोपियंस के पास हमें देने के लिए, हमसे लेने को उनके पास बहुत सारी चीज़ें थी। तो हमसे अगर वो ट्रेड एस्टेब्लिश करते तो सामान खरीदने के लिए कुछ देना भी तो पड़ता उन्हें। अगर उनके पास कुछ होता ही नहीं तो हमें देते क्या? तो जो किस्मत से उन्हें न्यू वर्ल्ड मिला है, उस न्यू वर्ल्ड में वो गए हैं, अपने साथ बीमारियां लेकर गए हैं, जानबूझ के नहीं लेकर गए, उनके शरीर में बीमारियां थी। उस बीमारियों के लिए आफ्टर द यंगर ड्रायस समवेयर अराउंड 11,700 ईयर्स अगो, दी बेरिंग स्ट्रेट जो है वो बेरिंग सी जब मेल्ट हो जाता है, और जो कनेक्शन ऑफ द यूरोप और एशिया, सॉरी नॉर्थ अमेरिका और एशिया के बीच में जो लैंड ब्रिज है वो जब टूट जाता है, उसके बाद से ही लगभग कई हजारों सालों तक जो नॉर्दर्न अमेरिकन है और जो सदर्न अमेरिकन जो नेटिव पीपल हैं वो आइसोलेटेड थे फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बहुत रेयरली देयर आर मेनी डिबेट्स दैट मेनी पीपल यूज टू गॉट टू रीच, मतलब पहुंचे उन तक कई लोग, लेकिन काफ़ी बड़े लेवल तक जो है वो आप ऑलमोस्ट मानकर चलो कि भैया कोई नॉलेज नहीं थी उन्हें कि भैया एक इस तरह की पूरी दुनिया है, यहाँ पर अफ्रीका है, जहाँ पर एशिया है, जहाँ पर कई तरह के धर्म है और धर्म में लड़ाई है, वहाँ पर क्रूसेड हुई है, और इस तरह कॉन्फ्लिक्ट अमेरिकन को पता ही नहीं था। तो अमेरिकन जहाँ पर एस्टेक्स, ऑलमेक्स, इनकाज, इस तरह की काफ़ी जो है वो सिविलाइजेशंस मौजूद थी। जब स्पेनियर्ड्स और पोर्चुगीज पहुंचते हैं अमेरिका और अपने साथ जो है वो पॉक्स लेकर आते हैं, बीमारियां लेकर आते हैं, दैट वाइप्स आउट ऑलमोस्ट 90% ऑफ द अमेरिकन पॉपुलेशन, राइट। अभी ये रिसेंट स्टडीज आ रही हैं सामने, ठीक है। आपको क्या अभी तक सुनने में आया है? आपको क्या सुनने में आता है कि भैया ये रीजन जो है वो अमेज़न का जो रीजन है ये जंगल है, घना जंगल है, और यहाँ पर जो है वो ट्राइब्स मौजूद हैं, ठीक है, हंटर गैदरर्स यहाँ पर रह रहे हैं। व्हाट इफ आई टेल यू दैट देयर वाज अ टाइम जब यहाँ पर ऐसी सिटीज मौजूद थी जिनकी पॉपुलेशन जो है वो मिलियंस को टच कर रही थी। इस तरह की वाइब्रेंट इकोनॉमी थी, इस तरह की वाइब्रेंट सिटीज थी। अगर आप कंपेयर करें तो उस टाइम के हिसाब से यूरोप में भी जो है वो उस तरह की बड़ी सिटीज मौजूद नहीं थी, राइट। तो अभी रिसेंट इस पर स्टडी चल रही है, साइंटिस्ट कई थ्योरीज फ्लोट कर रही हैं, अभी तक कंसेंसस नहीं है, लेकिन जो लेटेस्ट लाइडार टेक्नोलॉजी है उससे स्कैन करके देखा गया है अंडर द कैनोपीज ऑफ डेंस फॉरेस्ट ऑफ अमेज़न कि भैया नीचे हमें कई स्ट्रक्चर्स नज़र आते हैं, रोड्स नज़र आती हैं, हमें नज़र आता है कि यहाँ पर जो है वो अर्बन कॉम्प्लेक्स जो है वो हो सकता है कि मौजूद रहे हों। तो जब यूरोपियंस दे स्टार्टेड सेलिंग इनवर्ड, राइट, अमेज़न में उन्होंने अंदर एंटर किया एंड दे इंटरेक्टेड विद द नेटिव्स, तो उन्होंने नेटिव्स को बीमारियां दे दी। सेम वाज द केस ऑफ नॉर्थ अमेरिका, उन्होंने नेटिव्स को क्या दे दी? बीमारियां। एंड नेटिव्स जो कि बिल्कुल कटे हुए थे, बिकॉज यंगर ड्राइस के बाद ये बिल्कुल कट गया था ये रीजन। उससे पहले यहाँ पर लैंड ब्रिज था, ये
इस तरह जो है वो जुड़े हुए थे बेरिंग सी, एंड दिस रीजन वाज कनेक्टेड, दैट इज व्हाई पीपल माइग्रेटेड फ्रॉम दिस रीजन टू दिस रीजन, राइट। तब भी जो है वो मतलब इसी तरह ह्यूमंस यहाँ तक पहुंचे हैं। लेकिन समवेयर अराउंड 11,700 ईयर्स अगो जैसे जैसे ग्रेजुअली अर्थ वार्म हुई, बेरिंग सी जो है वो यहाँ पर ये लैंड ब्रिज बेरिंग सी का पिघल गया, एंड ऑलमोस्ट 11-12 हज़ार साल से ये लोग जो है वो आइसोलेटेड हैं। तो बीमारियों से, जो बीमारियां यूरोप में प्रेवलेंट थी, अफ्रीका में प्रेवलेंट थी, उसकी कोई जो है वो इनको नॉलेज नहीं थी, उनका इम्यून सिस्टम डेवलप्ड ही नहीं था उन बीमारियों के लिए। तो जब यूरोपियंस पहुंचते हैं यहाँ, पहली बार जब यूरोपियंस पहुंचते हैं तो मैं नाम भूल रहा हूँ, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, परहैप्स इट इज कॉर्टेज, राइट, बट ठीक मतलब नहीं है, बट आपको वो जानने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन पॉइंट ये है कि जब स्पेनिश पोर्चुगीज सेलर्स सेल अप करते हैं अमेजोन में, तो रिपोर्ट करते हैं कि अमेजोन में बहुत जो है वो बड़ी बड़ी सिटीज मौजूद हैं। लेकिन फिर उसके कम से कम 50-60 साल बाद दूसरी बार जब कोई आते हैं एक्सप्लोरर्स, तो वो आके कहते हैं कि भैया यहाँ पर तो जंगल ही जंगल है, कौन सी सिटीज, कोई मिलियन पॉपुलेशन सिटीज मौजूद नहीं है। पहले जो एक्सप्लोरर आए थे वो एग्जेजरेट कर रहे थे, झूठ बोल के गए। तो जो रिसेंट स्टडीज हैं वो ये सजेस्ट करती हैं कि जो इनिशियली यूरोपियंस अपने साथ बीमारियां लेकर आए और उन्होंने जो 90% के अराउंड पॉपुलेशन का सफाया कर दिया अमेरिका में, वो पॉपुलेशंस यहाँ पर मौजूद थी, जो कि इनिशियल एक्सप्लोरर्स ने उनको रिपोर्ट किया है। और जो बाद में आए, सिंस इट इज अ रेन फॉरेस्ट, 50 साल तो बहुत लंबा टाइम होता है, 6 महीने में ही जो है वो रेन फॉरेस्ट ढक लेगा बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स को, तो 50 साल में तो पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ पर क्या स्ट्रक्चर है, राइट। आज तक भी जो है वो अमेजोन रेन फॉरेस्ट को पूरी तरह अंदर से एक्सप्लोर नहीं किया गया, लाइडार टेक्नोलॉजी से देखने की कोशिश की जा रही है। बट माई पॉइंट इज कि भैया 90% नेटिव पॉपुलेशन ऑफ अमेरिका, बोथ ऑफ नॉर्थ एंड साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका, ऑल थ्री, मतलब दे वर लॉस्ट टू दीज डिसीजेस, राइट। तो अब जो यूरोपियंस अपने साथ नई टेक्नोलॉजीज लेकर आ रहे हैं, मैचलॉक पिस्टल्स लेकर आ रहे, मैचलॉक पिस्टल गन्स लेकर आ रहे हैं, बेटर हॉर्स टेक्नोलॉजी, बेटर मतलब आर्चरी एंड बेटर कैवलरी लेकर आ रहे हैं, बेटर नेवी लेकर आ रहे हैं, ठीक है। दे ओवरवेल्म्ड द नेटिव्स हेल्ड देयर ग्राउंड, नो डाउट, बट धीरे धीरे जैसे जैसे यूरोपियंस पहुंचते गए, दे ओवरवेल्म्ड द नेटिव्स, राइट। और सिंस नेटिव पॉपुलेशन जो है वो यहाँ पर मर गई, मार दी मेजॉरिटी नेटिव पॉपुलेशन, तो उनको रिप्लेस करने के लिए दे ब्रॉट स्लेव्स फ्रॉम अफ्रीका, एंड यहाँ से जो है वो एक ऐसा ट्रायंगुलर ट्रेड जो है वो एस्टेब्लिश होता है। नेक्स्ट सेशन में समझाऊंगा ट्रायंगुलर ट्रेड के बारे में, ठीक है। सो वेयर वाज आई? इकोनॉमिक रीजंस। सो न्यू वर्ल्ड वाज फाउंड। सो न्यू वर्ल्ड में नेटिव्स मार दिए, तो अब वो गोल्ड सिल्वर इकट्ठा करना जो है वो यूरोपियंस के लिए आसान हो गया, ठीक है। वो गोल्ड सिल्वर इकट्ठा करके या उसको यूज करने के लिए अमेरिका को ही उन्होंने मार्केट बनाया, अफ्रीका को मार्केट बनाया, यूरोप मार्केट बनाया, इंडिया को मार्केट बनाया। वो मार्केट धीरे धीरे, दैट इज द सेकेंड फेज ऑफ कैपिटलिज्म, बट फर्स्ट देयर दैट इज द मर्केंटलिस्ट फेज, जहां पर वो ईस्ट से सामान खरीद रहे थे और बदले में दे रहे थे गोल्ड एंड सिल्वर, राइट। और वो गोल्ड एंड सिल्वर उनको कहां से मिला? न्यू वर्ल्ड से, राइट, क्योंकि उनके पास अपना कुछ बेचने को नहीं था, राइट। हाँ, फिर उनको धीरे धीरे समझ आएगी यार गोल्ड एंड सिल्वर सारा ही अगर हम ईस्ट को दे देंगे तो वो बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगे, हमारे पास खत्म हो जाएगा गोल्ड एंड सिल्वर, राइट। तो धीरे धीरे उन्होंने बार्टर भी करना शुरू किया, और उनको समझ आया कि अगर हम टेरिटरी को कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है, ट्रेडर्स की जगह रूलर बनना शुरू कर देते हैं, तो एक रीजन में ईस्ट में अगर हम रूल करते हैं, अगर वहां से टैक्स इकट्ठा करते हैं, वहां से अगर हम रॉ मटेरियल टैक्स के रूप में इकट्ठा करते हैं, तो उस रॉ मटेरियल के बदले हम बाकी सामान खरीद सकते हैं, हमें अपनी तरफ से गोल्ड देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। तो दिस इज वन रीजन। आगे ऑल्दो इस सवाल को आगे हम डिस्कस करेंगे कि क्यों यूरोपियंस जो है वो ट्रेडर्स की तरह आए, मर्चेंट्स की तरह आए, लेकिन अपने आप को पॉलिटिकल पावर के रूप में क्यों एस्टेब्लिश किया। उसके लिए एक कारण ये है, मैंने अभी से बता दिया आपको। सो इकोनॉमिक रीजन आप लिख सकते हैं, द डिस्कवरी ऑफ द न्यू वर्ल्ड, द अमेरिकाज दैट गेव बुलियंस टू द यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज एंड दे ट्रेडेड दीज बुलियंस, स्पेशली सिल्वर जो है वो ट्रेड किया उन्होंने इंडिया के साथ या वेस्ट ईस्ट के साथ, राइट। सो एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दीज सी वॉयेजेस, राइट, कंट्रोल ओवर ट्रेड जो है वो न्यू वर्ल्ड मिला, राइट। एंड देन सी वॉयेजेस हुए, पहले सी वॉयेजेस हुए, उससे न्यू वर्ल्ड मिला। सो फर्स्ट
पहले हुआ अग्रेरियन रिफॉर्म, राइट, विच रिजल्टेड इनटू राइज ऑफ एरिस्टोक्रेट्स, अग्रेरियन रिफॉर्म्स एंड ट्रेड which resulted into rise of aristocrats and monarchs, right, although this is a political change, है ना, ये political change में आएगा, ये point जो है वो political change का है, rise of aristocratic and monarchs, aristocratic class and monarchs but it happened due to agrarian reforms and trade, right, which resulted into control of trade over Italian and Arabian traders over Mediterranean, Red Sea and Persian Gulf trade, right, which pushed the Europeans to sea voyages, and that resulted into the discovery of a new world which gave them surplus of gold and silver which they can trade with the East and sell those goods to Europe on higher degree of profits, right, still cheaper than what they used to get from Italians and Arabians. तभी feasible है ना, अदरवाइज जो ट्रेडिंग कंपनीज है वो लाकर इटालियंस और अरेबियन से महंगा बेचे तो फिर फायदा क्या है उस चीज का, राइट। नेक्स्ट आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकल रीजंस क्या है। सो पॉलिटिकल रीजन इज केवल एक तो राइज ऑफ किसका, सबसे पहले वो राइज ऑफ एरिस्टोक्रेट्स, राइट। अब ट्रेड बढ़ता जा रहा है, सीवेजेस होती जा रही हैं, एरिस्टोक्रेट्स जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, राइट। धीरे धीरे इन एरिस्टोक्रेट्स में से निकलकर आए कुछ मोनार्क्स, क्योंकि इनको ये समझ आया कि अगर मेरी अगर दिस इज द टेरिटरी एंड इट इज डिवाइडेड इनटू वेरियस डिफरेंट एरिस्टोक्रेट्स, और अगर एरिस्टोक्रेट स्ट्रांग है और मोनार्क वीक है तो होगा क्या, राइट, ये और छोटे छोटे हिस्सों में टूटता चला जाएगा। लेकिन सिंस एरिस्टोक्रेट स्ट्रांग होते गए, उनमें से कुछ एरिस्टोक्रेट उभर कर आए और उन्हें यह समझ आया कि अगर मेरी टेरिटरी में ट्रेड हो रहा है, मेरी टेरिटरी से सी वॉयजेस जा रहे हैं, मेरी टेरिटरी में बाहर से आकर ट्रेड हो रहा है, मेरी टेरिटरी में अग्रेरियन रिफॉर्म हो रहा है, तो मैं अगर अपनी टेरिटरी को बांध दूं, बाउंड्री सेट कर दूं, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया, बैलेंस ऑफ पावर बनाने की जो कोशिश की गई थी, अगर मैं बाउंड्री सेट कर दूं तो अब मैं मेरी टेरिटरी से बाहर जो ट्रेड करने जा रहा है उस पर भी टैक्स लगा सकता हूं, और मेरे को उस टैक्स से इनकम होगी। मेरी टेरिटरी में जो ट्रेड करने आ रहा है मैं उस पर भी टैक्स लगा सकता हूं, और जो मेरी टेरिटरी में अगर मैं अपने आप को स्ट्रांग एस्टेब्लिश करता हूं तो भैया जितना भी अग्रेरियन रिफॉर्म चल रहा है, जितना भी एग्रीकल्चर हो रहा है, वहां से भी मुझे जो है वो टैक्स आएगा। तो धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या हुआ, राइज ऑफ मोनार्क्स, राइट। सो देखिए इकोनॉमिकल रीजंस जो है वो पॉलिटिकल रीजंस के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इकोनॉमिकल चेंजेस हुए तो पॉलिटिकल चेंजेस हो सके, पॉलिटिकल चेंजेस हुए तो इकोनॉमिकल चेंजेस हो सके, है ना। मोनार्क्स स्ट्रांग हुए, सो दे गेव पैटर्नेज टू दीज ट्रेडिंग कंपनीज। क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट हैड ह्यूज स्टॉक्स इन द इनिशियल ईस्ट इंडिया कंपनी, काफी बड़े लेवल पर जो है वो ब्रिटिश क्राउन की हिस्सेदारी थी ईस्ट इंडिया कंपनी में, राइट। व्हाट एल्स, और क्या क्या पॉलिटिकल चेंजेस आप लिख सकते हैं। सो स्ट्रॉन्ग मोनार्क्स होंगे, एम्बिशियस मोनार्क्स होंगे, सो दे विल गैदर, उनके एम्बिशंस जो है वो बढ़ते जाएंगे, एंड दे विल ग्रेजुअली दे विल गैदर मोर रिसोर्सेज उनके बढ़ते जाएंगे तो उनकी टेरिटरी और उनकी पावर प्रेस्टीज जो है वो भी एक्सपेंड करता जाएगा, राइट, विच रिजल्टेड इनटू राइज ऑफ मोनार्क्स। सो पॉलिटिकल चेंज क्या हुआ बेसिकली, हमने वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ाई है, द डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म एंड राइज ऑफ स्ट्रॉन्ग मोनार्कीज। लेकिन फिर हम जानते हैं ग्रेजुअली हुआ क्या, राइट, दिस इज द मर्केंटलिस्ट फेज ऑफ कैपिटलिज्म की बात कर रहा हूं मैं, राइट। इसके बाद जो नेक्स्ट फेज होगा कैपिटलिज्म में, वहां तक आते आते मिडिल क्लास इतना स्ट्रांग हो जाएगा, सो दैट विल gradually result into the decline of monarchies and rise of the middle class, which will result into formation of constitutional monarchies and outright republics in Europe. That happened in the industrial phase of capitalism, right, that means in 19th century. So from 16th till 19th century
16th till 19th century, monarchs were quite strong, right? What else? Social changes क्या क्या हुए? So social changes में आप लिख सकते हैं rise of middle class. So right from the period of crusades लड़ गए थे लड़ने, और लड़ने के साथ साथ जो है वो ट्रेडिंग रूट्स भी एस्टेब्लिश कराए। तो मर्चेंट्स जो है वो एक नई मर्चेंट अग्रेरियन रिफॉर्म चला, राइट? एरिस्टोक्रेट्स जो है वो डेवलप हुए, और उनके साथ नई नई टेक्नोलॉजीज आने लगी, तो उनको बेचेगा भी तो ना कोई कोई, नई नई क्रॉप्स आने लगी, उनको बेचेगा कोई, बेचने के लिए करेंसी सिस्टम डेवलप होगा। सो मर्चेंट क्लास, एक मिडिल क्लास जो है वो धीरे धीरे डेवलप होता है। स्पेशली सी वॉयजेस जैसे जैसे होने लगे, एक मिडिल क्लास जो है वो, एक मर्केंटलिस्ट मिडिल क्लास जो है वो स्ट्रांग होता गया, दैट ग्रेजुअली डेवलप्ड इनटू ए इंडस्ट्रियलिस्ट मिडिल क्लास। पहले एक मर्केंटलिस्ट मिडिल क्लास, इट डेवलप्ड इनटू एन इंडस्ट्रियलिस्ट मिडिल क्लास। आई होप वर्ल्ड हिस्ट्री में आपने ये पढ़ा होगा और ये कॉन्सेप्ट आप समझते होंगे, ठीक है? सो राइज ऑफ सोशल चेंजेस में राइज ऑफ मिडिल क्लास एंड ऑल्सो राइज ऑफ सोशल एलिट्स, है ना? राइज ऑफ अदर सोशल एलिट्स, यानी कि राइज ऑफ एरिस्टोक्रेट्स। देखिए, मोनार्क्स आर एरिस्टोक्रेट्स, राइट? मोनार्क्स जो है वो एरिस्टोक्रेट्स ही हैं। एक मतलब डिफरेंट एरिस्टोक्रेट्स में से कोई एक हाउस उठकर आता है और बाकी सबको कंट्रोल में कर लेता है, तो वो बन जाता है मोनार्क, राइट? लाइक ब्रिटेन में जो है वो विंसडोर है, ठीक है? सो विंसडोर के जो रूलर्स हैं वो ड्यूक रहे हैं, लाइक ड्यूक ऑफ यॉर्क है, ड्यूक ऑफ एडिनबरा है। सो इस तरह एरिस्टोक्रेट्स हैं वो। What else? So this middle class was more interested in trade. Monarchs were more interested, these aristocrats were more interested in keeping their territories into check. बाद में these monarchs will be more interested in expanding their territories, that will result into imperialism supported by industrialist capitalists, the middle class, right? याद होगा आप लोगों को वर्ल्ड हिस्ट्री में हमने पढ़ा है। But these middle class, they were more interested in trade, right? ये पॉइंट मैं क्यों लिख रहा हूं? Because of the next point, that is the cultural changes. Cultural philosophical changes क्या क्या हो रहे हैं? So philosophical changes हुए, राइट? कल्चरल चेंजेस हुए, रिलीजियस चेंजेस हुए। सो फिलोसॉफिकल चेंजेस, रेनेसां का कॉन्सेप्ट आया, राइट? रिलीजन में रिफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है? रेनेसां एंड रिफॉर्मेशन एंड yes, Renaissance, Reformation. Renaissance gave the spirit of inquiry, the spirit of adventure, which resulted into sea voyages, राइट? सो सी वॉयजेस किया किसने? ये मर्चेंट मिडिल क्लास ने, राइट? एंड उसके पैरेलल में अब सी वॉयजेस करने के लिए अलाउ कौन कर रहा था? मोनार्क्स कर रहे थे। मोनार्क्स इतने स्ट्रांग हो गए कि भैया उन्होंने ट्रेडिंग कंपनीज एस्टेब्लिश कर दी कि भैया अगर मेरे देश से ट्रेड करने जा रहे हो और मेरे देश में आकर ट्रेड करना है, तो मेरे देश से एक ही कंपनी जानी चाहिए। अगर बहुत सारी अलग अलग कंपनी जाओगे तो तुम वहां जाके लड़ोगे, तुम भाव खराब करोगे मार्केट का, ना तुम्हें फायदा होगा ना हमें फायदा होगा। तो एक काम करते हैं, मैं एक चार्टर देता हूं, तुम सारे जने मिलकर एक कंपनी बनाओ, तुम ये चार्टर लो, ये कंपनी जो है वो जाएगी, मेरे देश से जाएगी, जाते हुए भी टैक्स देकर जाओ, मुझे जाओ ट्रेड करो, तुम वहां पर जाके मेरे नाम पर मैं तुम्हें मिलिट्री सपोर्ट देता हूं, तुम मेरे नाम पर जो है वो वॉर करो, मेरे नाम पर ट्रीटी करो, मेरे नाम पर फोर्ट्स बनाओ, राइट? एंड मेरे नाम पर टेरिटरी एक्वायर करो, ट्रेड करो, वापिस आओ, मेरे देश में आकर जो है वो तुम ये सारा सामान बेचो, ठीक है? बाकी देशों में भी ये सामान बेचो, लेकिन ये सब मेरे नाम पर। तो स्ट्रॉन्ग मोनार्क्स, राइट? बट एट द सेम टाइम रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में जो चेंजेस हो रहे थे, राइट? द कैथोलिक चर्च, द रोमन कैथोलिक चर्च और द प्रोटेस्टेंट चर्च, ये दोनों जो है वो मोनार्क्स को सपोर्ट कर रहे थे। रोमन कैथोलिक्स वर सपोर्टिंग स्पेन, पोर्चुगल एंड these
क्या बोलते हैं इनको, नए जो चर्चेज एस्टेब्लिश हुए, ठीक है, लाइक चर्च ऑफ इंग्लैंड जो एस्टेब्लिश हुआ, या जो कैल्विनिस्ट हैं, जो लुथेरियंस हैं, दे सपोर्टेड जर्मन्स एंड डचेस merchants, middle class, and monarchs also. So it was a nexus of the monarchs or the aristocrats, middle class, and the religious जो क्लर्जी है, प्रीस्ट जो है, इन्होंने आपस में एक नेक्सस डेवलप किया, which resulted into the formation of, which resulted into this economic event of मतलब rise of these trading companies and gradually colonialism and then industrialization and then imperialism and so on, right? but धीरे धीरे ये मिडिल क्लास इतना स्ट्रांग हो गया कि that it started overpowering both monarchy as well as the churches, both Catholic as well as these new नए जो churches जो हैं वो डेवलप हुए, right? So that was the cultural philosophical change, right? So आज मेरे ख्याल से हमें यहाँ पर जो है वो ये सेशन खत्म कर देना चाहिए. आज मैंने केवल आपको बताया द राइज ऑफ व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड द राइज ऑफ द यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज. ये सवाल का जवाब ढूंढा हमने. नाउ नेक्स्ट जो हमें एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जवाब देना है, दैट इज the nature of next thing that we will study in the next session, the nature of trading companies. एक बार हम नेचर समझेंगे इन ट्रेडिंग कंपनीज का, एंड देन वी विल एंटर इनटू दीज ट्रेडिंग कंपनीज. इस नेचर में हम समझेंगे कि देयर आर टू टाइप ऑफ ट्रेडिंग कंपनीज, द ट्रेडिंग कंपनीज दैट वर स्पॉन्सर्ड बाय द गवर्नमेंट एंड अदर इज द जॉइंट स्टॉक. सो गवर्नमेंट कंपनीज एंड जॉइंट स्टॉक कंपनीज, इनमें से सक्सेसफुल कौन रहा है? गवर्नमेंट कंपनीज वर कंपनीज ऑफ पोर्चुगीज, स्पेनिश एंड फ्रेंच. जॉइंट स्टॉक जो है वो ब्रिटिशर्स एंड डचेस, और Dutches and Britishers were the most successful as compared to initially Portuguese, Spanish and French they succeeded. Sorry, Portuguese and Spanish they succeeded, right? Then later on joint stock companies जो हैं वो बड़े लेवल पर succeed करती हैं. ऐसा क्यों? So nature of these trading companies we'll try to understand in the next session. Then we will enter into these trading companies. So we will start with Portuguese, followed by Dutch, then Britishers and then French. I'm not going to get into details of these company कि भैया पहली फैक्ट्री कहाँ बनाई, कौन कौन से गवर्नर्स आए, क्या क्या कहाँ कहाँ पर युद्ध लड़े, किस किस से युद्ध लड़े. दैट इज फॉर यू टू रीड. वो आप पढ़ेंगे किताबों से, वो फैक्ट है, वो आप पढ़िए. मेरा काम है आपको कॉन्सेप्ट देना यहाँ पर, और क्वेश्चंस के लिए अच्छे पॉइंट्स आपको प्रोवाइड करना, अच्छा कॉन्सेप्ट आपको, हिस्टोग्राफिकल डिबेट्स आपको अच्छे से समझाना. ठीक है. सो एज आई हैव सजेस्टेड यू गाइज टू रीड अपॉन NCERTs, both new and old, right? And also go through the chapter Advent of European जो चैप्टर है स्पेक्ट्रम में, और NCERT में, दोनों आप जो है वो जरूर पढ़ेंगे. All right. So I suppose that is all for today. Next बहुत हमें पढ़ना है अभी तो. हमने तो केवल अभी तक ये पूरा मैप देखना है. दिस इज फॉर पोर्चुगीज, दिस इज फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी, देन दिस इज दैट triangular trade, right? Then this is that division of the world, the treaty of pehle Tordesillas and then treaty of Sargasso, right? We need to discuss this in the next session. Then this is the Portuguese Empire, then this is Spanish Empire, then this is British Empire, then this is French Empire, sorry, this is Dutch Empire, then this is French Empire. So we will discuss one by one about these empires, right? So make sure that you go through those chapters. ठीक है, जो मैंने मेंशन करे हैं उनकी बुक रीडिंग आप जरूर कर लेंगे. All right, so that is all.
थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।